सीधे तौर पर बोल रहा हूँ कि मैं शुरू से हमेशा बोलता हूँ कि मैं नहीं मानता था कि 31 मार्च तक खत्म हो जाएगा। तो नक्सलियों के बारे में कब आपने ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया सर? छत्तीसगढ़ के विषय को लेकर नक्सलवाद के उस समय दिमाग में रहा कि कभी मैं आईजी बन जाऊंगा, मतलब सडन वाली बात है कि आप तो एग्रीकल्चर लोग कर रहे हैं। उस समय सोच उतनी थे। कोरबा में आपने एक एनकाउंटर किया था, सबके लिए शॉकिंग रहा। जब आप 2003 में आए तो सबसे पहले नारायणपुर एसपी बने। तब अकेडमी से ट्रेनिंग की बात आए थे। सर कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं थी? नहीं। गांव में कभी कोई ऐसा बोला कि अब आपका व्यवहार थोड़ा सा बदल गया? शिकायत शुरुआत से आपने कैसे देखा नक्सल को? जंगल जमीन के विषय को लेकर। तो चलिए 31 मार्च का क्या लॉजिक था सर? हमने ऐलान कर दिया कि बस्तर से वो माओवाद जिसको कोई सोच ही नहीं पा रहा था खत्म हुआ और उसमें वो समय वो गोल्डन चांस आपको मिला। मैं आज के इसका मौके का अवसर लेते हुए मैं गोंडी भाषा में एक संदेश भी देना चाहूँगा। बस्तर टॉकीज में आपने हमेशा देखा होगा, हम बस्तर में आदिवासियों से जुड़ी, माओवादियों से जुड़ी तमाम खबरें दिखाते हैं। ऐसे में बीते 2 साल में आप सब ने देखा कि कैसे अमित शाह का एक बयान जो पहले हास्यास्पद था, फिर वो चमत्कारिक लगने लगा। पहले लगता था ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन वो हो गया। और इन सब के बीच हर किसी ने बताया कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जवानों की इच्छा शक्ति है। और इन सारी चीज़ों के बीच में एक कैरेक्टर थे जो हमेशा मेरी नज़रों में थे, जो बहुत लंबे समय से बस्तर में बहुत चुपचाप काम कर रहे थे और कभी भी वो ना विवादों में आए, ना कभी भी उन पर कोई विशेष चर्चा हुई, बस जो चीज़ें थी उसे दिशा निर्देशित करते गए। तो मुझे लगा आज उनसे विधिवत बातचीत होनी चाहिए, तो आज विधिवत बातचीत करने के लिए मैंने समय लिया है। बस्तर आईजी हैं सुंदरराज सर, तो आज बहुत हमको मुश्किल से समय मिला सर का। जी नमस्कार। ने भी समय दिया सर, बहुत धन्यवाद आपका। सर हमेशा हम आपसे बाइट करते हैं कि सर आज यहाँ मुठभेड़ हो गई, यहाँ इनकाउंटर हो गया, बहुत प्रोफेशनल बातचीत होती है। हमेशा मैं एक चीज़ देखता था सर, चाहे माहौल ऊंच नीच हो या दबाव वाला हो, आप हमेशा कूल माइंड रहे। और मैं हमेशा कई अधिकारियों से बोलता रहा कि सुंदरराज साहब को आईजी होने से अच्छा ना उनको प्रोफेसर होना चाहिए था, क्योंकि आईजी वाला सिर्फ वर्दी पहनते तब लगते हैं, नहीं तो नॉर्मली लगता है कि आप कोई प्रोफेसर हैं, बहुत नॉर्मली चीज़ों को हैंडल करते हुए। तो मैं सोचा आज आपसे बातचीत किया जाए, आपके बारे में थोड़ा बातचीत किया जाए सर। जी शुरू कर सकते हैं। जी मैं खुद भी जानना चाहूँगा सर, हालांकि मैंने गूगल नहीं किया आपके बारे में कुछ भी, मैं सोचा जब सर से जानना है तो सर ही से पूछ लेंगे। आप थोड़ा अपने बारे में बताएं सर, आप कहाँ पैदा हुए, परिवार में कौन कौन, जो आप बताना चाहें उसमें पढ़ाई को लेकर। जी जैसा आपने सही बताया था, आमतौर पर हमेशा प्रोफेशनल बातें होते हैं जी, बहुत कम मैं जो व्यक्तिगत या कोई फैमिली रिलेटेड कुछ बातों को बताया था, क्योंकि मेरा विचार ये था, मतलब ठीक जैसा एक सेवा में है, हमको सिर्फ अपना प्रोफेशन को लेकर ही बात को रखना चाहिए करके। लेकिन कई बार ये भी महसूस किया जैसा किसी अधिकारी या किसी और व्यक्तित्व का जीवन की किसी कहानी से आने वाला कुछ लोगों के लिए कभी कभी कुछ प्रेरणा बन सकता है। उसी विषय को लेकर जैसा भी हाल फिलहाल में 1-2 इंटरव्यू में मैं इस विषय को भी शेयर किए थे। देखते आज जितना एक सीमा रहते हैं हमेशा एक सास की सेवा में, उस सीमा के तहत फिर जो बात आप निकलना चाह रहे थे फिर उतना बात तो मैं बोलने की कोशिश करूँगा। जैसा आपने पूछा, जो मेरा पारिवारिक विषय को लेकर काम पर जन्म हुआ करके, मेरा जन्म तमिलनाडु राज्य का कोयम्बतूर जिला में हुआ है। एक कृषक परिवार है मेरा परिवार में, अभी भी बाकी सभी लोग खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। मेरा पढ़ाई प्रारंभिक जो शिक्षा है मेरा गांव की एक सेवा संस्था स्कूल से हुआ, फिर बाद में जो 6वीं से लेकर 12वीं तक जो शहर के जो स्कूल में गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर थे, फिर रोज मतलब साइकिल से आना जाना हुआ करते थे। अच्छा। जैसा 36 का आंकड़ा उसी से शुरू हो गई है, सुबह 18 किलोमीटर जाना और शाम का 18 किलोमीटर वापस आना है। 18 दूनी 36 का 36 का आंकड़ा तब से ही शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद 12वीं के बाद फिर BSc एग्रीकल्चर साइंस के लिए मैंने तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अच्छा। जैसा BSc एग्रीकल्चर साइंस के पश्चात फिर आगे समझ में नहीं आया था क्या करना है, क्योंकि उस समय BSc एग्रीकल्चर साइंस के पश्चात जैसा हमारा जितना भी सीनियर्स है उनका एक ऑप्शन रहते थे, जो कृषि विस्तार अधिकारी का एग्ज़ाम्स होते हैं
वो कृषि विस्तार अधिकारी बन जाते, यानी उसी रिलेटेड कोई ना कोई नौकरी मिल जाते थे। लेकिन जिस समय हमने ग्रेजुएशन किया उससे आगे पीछे थोड़ा 5-6 साल काफ़ी रिक्रूटमेंट्स बंद हो गए थे, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर आगे फिर हमारा सीनियर्स ने कुछ प्रयास करके देखे हैं, जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की दिशा में जाकर कुछ प्रयास किया, उनमें से कुछ लोग सफल हो गए। फिर वो लोग हमको रास्ता दिखाए थे जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम लिखने के लिए। फिर उसी रास्ते में फिर प्रयास किया। फिर 2003 में जो IPS एग्ज़ाम क्लियर हुआ, फिर आज आप सबके बीच में बस्तर इलाके में आप सबकी सेवा में है। अच्छा सर, ये पहले अटेम्प्ट में निकाल लिए थे कि? जी, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट थे। पहले में? जी। आपके परिवार में और कोई था सर UPSC से? नहीं, जैसा मेरा परिवार में, तब मैं 8वीं पास किया, मैं सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हो गए थे। जैसे क्योंकि जी, क्योंकि उसके पहले तो फिर मेरे परिवार में सब प्राथमिक शिक्षा तक ही उनका एक अवसर मिला है, तब 8वीं पास किया। फिर तब से मेरा जो हाईएस्ट लेवल पहुंच गए थे, उसके बाद जो भी मिला एक बोनस ही थे। अच्छा। फिर उसी का एक फायदा भी हुआ, कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं थे, मतलब जैसा 10वीं आ गए तो मतलब पूरा खानदान खुश हो गए थे। मतलब पढ़ रहे हो बोनस ही है। जी, पूरा खानदान खुश हो गए थे। मतलब पहले हमारा खानदान से कोई ना कोई उस समय SSLC बोलते हैं, SSLC पास कर लिया, फिर 12वीं पास करने के बाद भी खुश हो गए थे। मतलब खानदान का पहले ही जो हर चीज़ मतलब एक फर्स्ट टू अचीव टाइप का एक विषय रह गए थे। जैसा मैंने बताया था, मतलब उस समय हमको एक आइडिया भी नहीं रहता थे किस दिशा में जाना है, क्योंकि ऐसा कोई फैमिली में पहले से कोई ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या कोई सरकारी नौकरी में इस टाइप का कोई नहीं थे। जो आसपास वातावरण में देखकर कुछ महसूस हुआ, फिर हमको आगे क्या करना। इसलिए शुरुआत में तब स्कूल स्टूडेंट थे, उस समय हमको सर्वाधिक जो कोई शासकीय सेवक देखते थे ग्राम विस्तार अधिकारी बोलते, जो हमारा परिवार में जैसा कोई खेती वेती के संबंध में कोई जानकारी देने के लिए या कोई नया कुछ टेक्नोलॉजी आए थे, कोई बीच आया, उसको प्रोवाइड करने के लिए आते थे। फिर उनसे ही हमारा संपर्क थे और हमारा भी एक एम्बिशन था, मतलब उन तक पहुंचना करके। अच्छा। फिर उसी हिसाब से मतलब जो वातावरण में देखते देखते जैसा तब कॉलेज गए थे, फिर जैसे सीनियर्स ने, हम जैसा सामान्य कृषक परिवार से है, तब वो UPSC एग्ज़ाम क्लियर हुआ। फिर हमें भी विश्वास आया, तो मतलब ये एग्ज़ाम सिर्फ कोई संपन्न परिवार का है या पहले से कोई IAS IPS अधिकारी के बच्चे ही कर सकता है, ऐसा नहीं है। जो सामान्य कृषक परिवार से भी एग्ज़ाम अपियर हो सकता है और मेहनत करे तो क्लियर हो सकता है, एक विश्वास आए थे। फिर एक गुरुकुल सिस्टम टाइप का थे, हमारा सीनियर्स ने काफ़ी हमें मदद किया। फिर वो लोग हमको पढ़ाते थे सुबह से लेकर शाम रात तक। अच्छा। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट का एग्रीकल्चर और बॉटनी सब्जेक्ट थे, उसके लिए कई बार प्राइवेट कोचिंग भी नहीं मिलते थे और कोचिंग करने लायक स्थिति भी नहीं थे, इसलिए जो सीनियर्स ने पूरा गाइडेंस देते थे, फिर उन्हीं के आधार पर मतलब आगे क्लियर होने का एक अवसर मिला है। तो सर वो जो सीनियर है उसमें कोई IAS IPS है अभी? जी, जैसा हमारा कॉलेज जैसा तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उस समय देखे जाएगा, मतलब वर्ष 2000 से लेकर 2006-07 की अवधि तक ऐसा हर साल मतलब 40-50 लोग एग्जाम्स क्लियर करते थे। अच्छा। क्योंकि उनका और कोई ऑप्शन नहीं थे, कोई रास्ता नहीं थे। हाँ। फिर सभी ने मतलब जैसा हमेशा होते ही मतलब एक समाज में या एक प्रोफेशन में जैसा आपको कोई ऑप्शन नहीं थे, फिर कोई अवनी ढूंढते, कोई रास्ता ढूंढते, फिर सबसे पहले कोई जाकर उस रास्ते को ढूंढते। हाँ। उसके पीछे फिर बाकी लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। हाँ, एक लाइन बन जाती है। जी, ऐसा कई सीनियर्स जिन्होंने जो IAS IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, रेवेन्यू सर्विस, सब एग्जाम क्लियर किया। फिर उन्होंने मतलब हम लोग को गाइड किया थे कैसे तैयारी करना है। जैसे एक पूरा गुरुकुल सिस्टम टाइप का थे, सुबह 4 बजे उठाते हैं और लगातार 4-5 घंटे पढ़ाते हैं, फिर शाम को उसके टेस्ट लेते हैं। अच्छा। और प्रोफेशनल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे चलते हैं वैसे ही कराते थे, ताकि जो आने वाला जैसा जूनियर बैचेस को एक रास्ता मिल सकता करके बिल्कुल एक सेवा भाव में वो लोग काम करते थे। उसी का फ़ायदा हम कई लोगों को मिला है, हमारा साथी लोगों और हमारे जूनियर्स का कई लोगों को फ़ायदा हुआ। सर तो पिताजी थोड़ा बहुत भी पढ़े थे कि बिल्कुल नहीं पढ़े थे? हमारे गांव के स्कूल में जो प्रारंभिक शिक्षा उनका प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद जैसा उस समय जो एक कृषक परिवार में आगे बढ़ने के लिए मतलब जो सबका वही एक ओरिएंटेशन रहते हैं, ठीक है, 12-14 साल उम्र होने के बाद आप परिवार में खेती किसानी काम को हाथ बटाव करके उसी टाइप की सबका रहते थे, मतलब क्योंकि सबके पास खेती थे और उसी में मेहनत करना है, मतलब कोई बाहर से लेबर ले कर नहीं सकता है। हाँ। परिवार के लोग आपस में मिलकर करते थे। इसलिए जो एक प्राइमरी एजुकेशन के बाद फिर आगे बढ़ने के लिए उनके पास एक मौका नहीं थे। फिर जैसा उसके बाद खुद खेती में जैसा 12-13 साल से फिर खेती किसानी का काम में लग गए थे। फिर लेकिन उनकी इच्छा था मतलब जैसा हम लोग के पीढ़ी से आगे जैसा बच्चे लोग का थोड़ा अवसर देना चाहिए करके। मैं तो परिवार में मैं इकलौता हूँ, लेकिन मेरा फिर और कजिन्स है,
फिर जैसा अभी कई लोग अभी आने वाला समय में कुछ कोई इंजीनियर बना, कोई बायोटेक्नोलॉजिस्ट बना है, कोई अपना क्षेत्र में कोई एनवायरमेंटलिस्ट बना, इस टाइप के कुछ लोग अभी भी खेती किसानी कर रहे हैं सभी अभी। लेकिन शासकीय सेवा में जो बाहर आने वाला एकमात्र व्यक्ति में उस समय भी और अभी भी है। अच्छा जी। तो सर आप इकलौते हैं, कोई भाई कोई बहन नहीं? नहीं। हाँ, तो मेरे को लगता है इसलिए भी ज़्यादा पिताजी सोचे होंगे कि इसको आपको पढ़ा सकते हैं बाहर भेज के, क्योंकि नहीं उसमें भी एक चुनौती रहा, क्योंकि जैसे घर में इकलौता हूँ, फिर जैसे उसका पढ़ाई के लिए ठीक जैसे अपना गांव के नज़दीक तक ठीक है, लेकिन तब आगे और भेजना है और सेवा के लिए और भी दूर भेजना है उनके लिए, तो गांव से बाहर जो भी है वो तो आउट ऑफ रीच ही है। मतलब उनके लिए काफ़ी एक क्योंकि नॉर्मली एक कृषक परिवार में देखा जाए तो मतलब अपना एक एनवायरनमेंट छोड़कर बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। उनका मन में इच्छा तो है लेकिन बच्चों को आगे बढ़ाने का, लेकिन कभी कभी चिंता भी थे कैसा ये जाकर सर्वाइव कर पाएगा, कैसा कोई वातावरण ना बिगड़ देगा उनको, कैसा करे क्या करे, उस चिंता रहते थे। लेकिन तब उन्होंने देखे एक एक स्टेज में हम आगे बढ़ते गए तो फिर उनके मन में भी एक विश्वास आ गए थे, फिर आगे फिर सभी प्रकार का समर्थन सहयोग सब मिला है। कभी माता पिता को इस बात का डर नहीं रहा कि लड़के को शहर भेज रहे हैं, शहर जाके कहीं बिगड़ तो नहीं जाएगा इस तरह से? हाँ जरूर, जैसा एक ग्रामीण परिवेश में हमेशा चिंता रहते हैं, जैसा बाहर जाकर फिर जैसा कॉलेज में मैं हॉस्टल में रहा, फिर हॉस्टल में किस वातावरण में रहते हैं, फिर कहीं गलत दोस्त यारी में कहीं बर्बाद तो नहीं हो जाए, इस टाइप का मन में थोड़ा चिंता रहता है। लेकिन जैसे उनके मन में विश्वास भी थे बच्चे के आगे गलत रास्ते में नहीं जाए करके, फिर जैसा फॉर्चुनेटली सब अच्छा दोस्त भी मिला है, सभी एक अच्छा फ्रेंड सर्कल्स हो गए थे, फिर सभी ने मिलकर सभी परिवार को एक विश्वास मिल गए थे ठीक हमारे बच्चे कहीं बिगड़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा बनेगा करके। फिर उसके बाद फिर सबका समर्थन और सहयोग का आशीर्वाद भी मिला। सर हॉस्टल में थे तो ये तो परिवार का भरोसा था, लेकिन ऐसे पूछ रहा हूँ कि कभी आप ऐसा कोई गलती किए जो आपको लगा अरे यार मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो ये तो दिक्कत हो जाएगा या ये गलत हो गया आज मेरे से? नहीं, जैसा हॉस्टल जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हॉस्टल में देखा जाए तो मतलब लगभग 99% बच्चे ऐसे ही परिवार से आते हैं जैसा खेती किसानी करने वाला है। मतलब ऐसा बहुत कम ऐसा मौका मिलेगा कोई डॉक्टर के बच्चे कोई एग्रीकल्चर साइंस के लिए ऑप्शन दिया है, या कोई ऐसा इंजीनियर के बच्चे जो जिस परिवार में थोड़ा संपन्न है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ऐसा मौका कम देखने के लिए मिलते थे। लगभग 99% जो स्टूडेंट्स हैं सब एक प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं, सामान्य परिवार से हैं, इसलिए ऐसा कोई किसी के मन में मतलब इस टाइप का कोई बदमाशी करने का, कोई गलत रास्ते जाने का कोई कभी विचार नहीं रहते थे। उसी मामले में काफ़ी भाग्यवान रहा, अच्छा फ्रेंड सर्कल थे और होस्ट जो टीचर्स भी हमारे प्रोफेसर्स भी है सब लोग लगभग एक ही बैकग्राउंड से है, वो भी अपना समय में कृषक परिवार से आए थे, वो लोग भी बच्चे लोग के ऊपर काफ़ी ध्यान रखते थे, गाइड करते थे, कहीं भी कुछ उनका संकेत में आते फिर वो तुरंत उसका सुधार करने के लिए करते, इसलिए वो एक हमारे लिए वरदान साबित हुआ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसी से आगे एक एक मुकाम तक पहुँचने के अवसर मिला है। कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़े सर? तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु कोयम्बतूर में। तो सर आप खेती किसानी भी घर में आप पूरा काम आप भी बटाते थे कॉलेज तक? नहीं, तब बच्चे तो उस समय हमारा यहाँ जो नारियल के जो खेती होते हैं जैसा वो भी एक कभी कभी अनिश्चित हो जाते, जैसा हमारे यहाँ कोई नदी नाला का कोई इरिगेशन नहीं होते हैं, कुआं के इरिगेशन होते हैं, जैसा कुआं कभी कभी सूख जाते हैं, उस समय फिर काफ़ी एक स्ट्रगल के समय आ जाते हैं, जैसा पूरा नारियल पेड़ को बचाना होगा, जैसा कुआं से फिर पानी को मतलब जैसा हाथ से ले जाकर एक एक पेड़ के पास आपको जो मटका लगाकर उसी में भरना होता है, ड्रिप के जैसे। जो समय ड्रिप इरिगेशन का कॉन्सेप्ट शुरू में है, लेकिन सभी परिवार में इतना सक्षम नहीं थे वो ड्रिप इरिगेशन लगा सकते करके क्या करते थे एक एक पेड़ के पास मटका को गाड़ कर रख लेते जो मिट्टी का मटका है, और उसी में जाकर आपको 10 लीटर पानी 15 लीटर पानी डालते हैं, वो दिन भर फिर वो पानी को नारियल पेड़ ले लेते, उसी का पॉट इरिगेशन भी बोलते हैं। उसके लिए आपको मतलब पूरा पानी जो कुआं से लेकर मतलब वो पेड़ के नज़दीक तक जाकर एक एक मटका में डालना होता है। इस टाइप का छोटा छोटा काम जो करते, बाकी जो अन्य जितना भी खेती संबंधित काम परिवार के बड़े सदस्य कर लेते, जो हम लोग बच्चे लोग का इस टाइप का काम है, कभी कुछ भविष्य को देख रेख करना है, इस टाइप का काम दिया जाता है। फिर पढ़ाई के साथ साथ वो भी छोटा मोटा काम एक सहयोग के रूप में परिवार का कर लेते। मवेशी भी देखना पड़ता था अपने? जी, हमारे परिवार में उस समय जैसा काफ़ी बड़ी संख्या में रहते थे मवेशी, अभी थोड़ा कम हो गई है, पानी का भी अभी वाटर लेवल कम हो गई थी, इसलिए थोड़ा खेती के जिस तरीके से पहले करते थे उतना स्वरूप में अभी नहीं कर पा रहा है, फिर भी सभी परिवार
परिवार ने मिलकर जो कोयम्बतूर में कई लोग खेती छोड़ भी दिया, लेकिन हमारा परिवार में अभी भी सबको इच्छा था मतलब जितना हो सकता है उतना तक खेती को हमको संभाल कर रखना करके जो आप सभी ने मिलकर अभी थोड़ा पेड़ की संख्या वगैरह कम होगी, मवेशियों की संख्या कम होगी, लेकिन जितना हो सकता है अभी सबने मेहनत करके उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। गांव अभी भी गांव जैसा है सर? आप नहीं, जैसा मेरा गांव अभी आगे बढ़ते बढ़ते नगर निगम क्षेत्र के नज़दीक पहुंच गई है। अच्छा। जैसा उस समय में तब हम लोग स्टूडेंट्स थे, उस समय शहर से काफ़ी दूर थे, लेकिन अभी कोयम्बतूर शहर इतना तेज़ी से फैल गई है जो हमारा गांव तक नगर निगम इलाका पहुंच गई है। जैसा कई जो आसपास के खेत वो लोग बेच दिए थे, किसी ने जो रियल एस्टेट बना लिया, कोई इंडस्ट्री बना लिया, कोई कॉलेज बना लिया, लेकिन अभी भी हमारा जो परिवार के जो खेत है हमने सुरक्षित रखा है। जो पिताजी अभी नहीं रहा, लेकिन उनके एक इच्छा थे मतलब कभी भी जो खेती को अपना सुख सुविधा के लिए नहीं बेचना, ये तो धरती माँ है, उसको हमारा सुख सुविधा के लिए कभी उसको बेचना नहीं है करके उनके मन में शुरू से एक विचार थे, इसलिए अभी भी हम लोग उसको संभाल कर रखा है। किसान थे ना, किसान थे, उनको जमीन और पेड़ का जो प्रेम है वो पता था। ये जल जंगल जमीन के विषय तब से जुड़ा हुआ, इधर भी वो साथ आ गई है। सर कभी आप उस समय दिमाग में रहा कि कभी मैं आईजी बन जाऊंगा, मतलब पुलिस में चला जाऊंगा? ये तो सडन वाली बात है कि आप तो एग्रीकल्चर लेके पढ़ रहे हैं। जी, जैसा मैंने बताया तो मतलब उस समय तब 5वीं पास किया, मेरा एक इरादा था 8वीं तक पहुंच जाना चाहिए, तब 8वीं पहुंचा, फिर 10वीं, 10वीं के बाद 12वीं, फिर ग्रेजुएशन के बाद उस समय भी तब ग्रेजुएशन करता हमारा एक ही आइडिया थे मतलब ठीक है ना कि हम जो सा AU एग्ज़ाम देकर कृषि विस्तार अधिकारी बन जाए तो फिर एक साल की सेवा मिल जाएगा, फिर थोड़ा लाइफ सेटल हो जाए करके, और साथ साथ जो गांव के आसपास ही मतलब खेती भी हो जाएगा और लाइफ भी एक सेटल हो जाए करके, मतलब उस समय सोच उतने ही थे। हाँ। मतलब उससे आगे हमको कोई स्कोप नहीं थे, कोई ऐसा गाइडेंस नहीं थे, लेकिन फिर जैसा एक एक कदम हम आगे बढ़ते गए तो फिर जैसा ईश्वर की कृपा रहा, फिर परिवहन का आशीर्वाद रहा, फिर सबका सहयोग रहा, फिर हम एक एक कदम आगे बढ़ते गए। फिर तब UPSC एग्ज़ाम क्लियर हुआ, फिर कैडर भी छत्तीसगढ़ अलर्ट हुआ, फिर उसके बाद फिर बस्तर आने का एक अवसर मिला। फिर वो जैसा कई चीज़ मतलब ऑटोमेटिकली अपना आप एक होते रहते हैं, उसी हिसाब से अब तक गाड़ी पट्टी में चल रहा है। आगे क्या होगा पता नहीं। जब UPSC का आप तैयारी शुरू करने वाले थे तो घर में क्या प्रतिक्रिया थी? घर वाले मतलब घर में बहुत ज़्यादा किसी को आइडिया नहीं थे जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, उनका सिर्फ इतना मालूम है मतलब हमारा परिवार का लड़का अभी कॉलेज गई है, कॉलेज में हॉस्टल में रहकर कुछ पढ़ाई कर रहा करके। फिर उस समय हमने भी बहुत ज़्यादा उनको होप नहीं दिया, मतलब क्योंकि हमको भी खुद के विश्वास नहीं थे ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। यदि हमने बोल कर रख लिया फिर हम इस पढ़ाई कर रहे हैं, फिर जैसे उनके मन में एक होप आ गई, फिर यदि हम सफल नहीं हुए तो फिर मन में थोड़ा तकलीफ हो करके हमने उस समय ज़्यादा कुछ बताए भी नहीं थे। और उनका उस प्रकार के उन लोग का भी परिवार में भी किसी का कोई इच्छा नहीं था, मतलब हमारा परिवार का लड़का आगे इस टाइप का बने करके, उनका सिर्फ इतना ठीक पढ़े लिखे कुछ जानकार बने, सक्षम बने अपने जीवन को निर्माण करने के लिए, उतना उनका इच्छा थे। जैसा आगे स्कूल कंप्लीट करके कॉलेज जाने से उनका काफ़ी खुशी हुआ, ठीक हमारे परिवार में कोई कॉलेज तक पहुंच गए थे, लेकिन उनका कभी ये प्रेशर नहीं रहा उनकी ओर से मतलब आपको ये बनना चाहिए, कोई डॉक्टर बनाओ, कोई इंजीनियर बनाओ, कुछ बना ऐसा करके कभी उनका प्रेशर भी नहीं था, क्योंकि उनका जानकारी भी शायद नहीं थे आगे क्या इनको बनाना करके। वो लोग हर निर्णय में काफ़ी खुश थे और उनके विश्वास भी थे, ठीक ये जा रहा था मतलब अपना रास्ता सही जा रहा है, इसलिए उनका पूरा विश्वास था, इसलिए कभी कोई प्रेशर भी नहीं था और कभी उन लोगों के मन में कोई चिंता भी नहीं थी। तो खर्चा वर्चा पिताजी भेजते थे? तो जी एक्चुअली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फीस भी बहुत कम है, जैसा ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जो आपका मतलब पूरे एक सेमेस्टर के लिए 800 रुपया है जो उसका फीस है। पूरा 4 साल में आपका लगभग 6000 के आसपास के इसमें कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं। उस समय किस सन की बात है सर? वर्ष 1997 से लेकर 2001 तक। अच्छा। 4 साल का कोर्स है, मतलब पूरा लगभग 3200 के आसपास इसमें आपका जो एकेडमिक फीस प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है, और हॉस्टल का जो फीस रहता है उसमें भी स्कॉलरशिप मिलते हैं, जो हॉस्टल के लिए आपका मेस वगैरह के फीस के लिए वो भी स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। लगभग आपका 0 बजट में आपका पूरा पढ़ाई हो जाते। अच्छा। जैसा बाकी इंजीनियर और मेडिकल में हो सकता है ज़्यादा खर्च रहा होगा, लेकिन एग्रीकल्चर में बिल्कुल एक कम फीस में वो भी जैसा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी मिल जाते, उसी का भी फ़ायदा हुआ। अच्छा। इसलिए बिल्कुल 0 बजट में मेरा ग्रेजुएशन हो गई है।
तो सर हॉस्टल में रह के मतलब कभी कोई बदमाशी किए ही नहीं आप, एकदम जैसे अभी हैं वैसे ही, कोई तो बदमाशी करते रहे उस समय? नहीं, जैसा मैंने बताया तो मतलब हमारा यूनिवर्सिटी का अभी का परिस्थिति क्या कुछ मुझे अभी का तो बहुत अलग कई है। साल हो गई है। राउंड में है एग्रीकल्चर जैसा जी, अभी काफ़ी सोशल मीडिया का भी है, साधन संसाधन का भी मिल जाते हैं और बच्चा लोग का आर्थिक परिस्थिति भी काफ़ी अभी इम्प्रूव हो जाते है। उस समय जैसा मैंने बताए थे, जो एक ही टाइप का जो बैकग्राउंड अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा होगा, कोई गुरुजी के बच्चे होते हैं, जैसा अधिकतम मतलब कि कृषक परिवार से होते हैं, और जैसा कोई सरकारी नौकरी में कोई कृषि विस्तार अधिकारी कोई बच्चे आ जाते हैं, या कोई गुरुजी है उसके बच्चे आ जाते हैं। उससे ज़्यादा कोई डॉक्टर इंजीनियर या कोई वकील के बच्चे या कोई पॉलिटिशियन के बच्चे ऐसा कभी यूनिवर्सिटी में आता नहीं था। अभी एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता कुछ परिवर्तन रहा होगा। इसलिए सबके मन में ये बात रहती था, ठीक जैसा परिवार के लोग मतलब हमको बहुत मेहनत करके इधर तक भेजा है, उनके साथ कोई अन्याय नहीं करना, हमको मतलब न्याय करना चाहिए करके उसी हिसाब से पढ़ते। इसलिए कभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चे, मतलब पर्टिकुलरली जो मेरा यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चे, कभी किसी प्रकार का कोई गलत रास्ता में देखने के लिए नहीं मिलते। मतलब कई एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर कहीं कोई लाइफ में कुछ फेल हो गई है, ठीक सबके सब तो सरकारी अधिकारी नहीं बना है, कोई अभी भी किसान के काम कर रहा है, लेकिन एक उन्नत किसान के रूप में समाज के लिए एक रास्ता दिखा रहा है। कोई अभी बैंक में काम कर रहा है, कोई अभी प्रोफेसर बन गए, जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए थे, कोई कुछ लोग अभी विदेश में जाकर भी कोई बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन गए। इस टाइप का कहीं ना कहीं मतलब एक सम्मानजनक जीवन जी रहा था। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मेरा फ्रेंड सर्कल में या मेरे क्लासमेट्स में गलत रास्ते में गई, कोई बिगड़ गए ऐसा करके कभी कुछ। जैसा स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा बहुत जो हो जाते हैं शरारती तो होते, मतलब उतना तो करते होंगे, लेकिन उसके लिए भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में थोड़ा मौका कम ही रहते हैं। अच्छा जी। बाकी पढ़ाई में कैसे थे सर आप, मतलब एवरेज थे या ठीक? पढ़ाई में एवरेज तो बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं थे, लेकिन एवरेज थे, मतलब जैसा स्कॉलरशिप लेने लायक, मतलब थोड़ा मार्क्स आ जाते थे, उसी से थोड़ा आर्थिक बोझ भी थोड़ा कम हो जाते थे उस हिसाब से, लेकिन एकदम आउटस्टैंडिंग टॉप ऐसा नहीं रहा। जी। क्या परसेंट आता रहा होगा सर वैसे? लाइक कॉलेज की इसमें तो 84% के आसपास से। सर मेरे लिए तो आउटस्टैंडिंग है। नहीं, और भी जैसे कॉलेज में और भी लोग जो 92% लिया, 96% लिया है, खास तौर पर जो गर्ल्स स्टूडेंट्स रहते हैं वो काफ़ी मेहनत से और भी पढ़ते थे, इसलिए कभी उन लोग की बराबर तो तमिलनाडु में जो हम लोग नहीं आ पाते थे। अच्छा। जैसा ठीक है 86% तक मतलब लड़के लोग लेकर आते, मतलब उससे संतुष्ट है। यही संतुष्ट, ये हमारा टॉप है। तो सर फिर ये अभी आपके जितने जो फ्रेंड सर्कल होंगे, तो अभी उनसे सबसे मुलाकात होती होगी? अभी गांव जाने का, इधर बस्तर में रहने के समय थोड़ा कम अवसर मिलते हैं, साल में मुश्किल से एक आध बार ऐसा हफ्ता भर की छुट्टी मिलते हैं, लेकिन कभी भी जाते फिर सबसे परिजन से मिलने के लिए, जो फ्रेंड सर्कल से मिलने के लिए समय उसी के लिए देते हैं। जैसा आते फिर सब लोग आ ही जाते मिलने के लिए, गाँव जाने के खबर मिलने से सब लोग मिलने के लिए आ जाते, फिर वो एक ताकत भी है, मतलब सबसे मिलना है। फिर किसी का सुख दुख में, क्योंकि साल भर में हर सुख दुख में नहीं जा पाते थे, जो एक हफ्ते के लिए जाते उसी में सभी को जाकर मिलना होते हैं। जो पिताजी इसको तब उन्होंने जीवित रहते इस बात को लेकर एक शेड्यूल बना कर रखते थे, जैसा मैं जाते फिर अगले दिन सुबह से लेकर शाम रात तक किस किस के घर में जाना है, उसके बाद फिर आगे उसका अगले दिन ऐसा करके उनका एक टाइम टेबल टाइप का बना कर रखते, और बहुत उसमें पर्टिकुलर भी रहते हैं, मैं जाते सबसे मिलना चाहिए करके। फिर वो एक आवश्यकता भी है, और एक उसी के कारण से मतलब एक हफ्ता आप टाइम इन्वेस्ट किया, उसके पूरा साल भर आपको वो लोग समाज आपको परिवार को देख लेते। इसलिए कभी किसी के परिवार में, मतलब हमारे परिवार में किसी का कोई हॉस्पिटल का काम है, कोई अन्य कुछ आवश्यकता होगा, पूरा बाकी जो भाई बंधु लोग हैं, जो समाज के लोग आकर देख लेते, एक हफ्ता आप टाइम दिया उनको, फिर बाकी पूरा साल भर आपको वो लोग संभाल लेते। वो समय जी नहीं। हम लोग तो आपको सर आईजी के तौर पे और बहुत थोड़ा समय मैंने आपको एसपी के तौर पे भी देखा था यहाँ पे। गांव में कभी कोई ऐसा बोला कि अब आपका व्यवहार थोड़ा सा बदल गया, क्योंकि हमको तो नहीं पता था आपका व्यवहार पहले कैसा रहा, कभी ऐसा हुआ क्या? कभी नहीं, ऐसा कभी गांव से कोई शिकायत नहीं मिला है। अच्छा। शिकायत देने लायक अभी कोई परिस्थिति भी निर्मित नहीं हुआ। उसी व्यवहार को मेंटेन करके रखें जी। अभी कई बार जैसा एक दो इंटरव्यू में बोला भी, कई लोग अभी भी थोड़ा डाउट होते हैं, मतलब ये सही में पुलिस में हो सकता है। आप भी शुरुआती इंट्रोडक्शन में बोला जो पुलिस कम प्रोफेसर ज़्यादा दिखते करके, अभी भी कई परिवार के लोग थोड़ा मजाक में बोलते थे, मतलब तुमको देख रहे ऐसा विश्वास नहीं होते, मतलब अभी तुम पुलिस की नौकरी कर रहे करके। जैसा बीच में शुरुआत में थोड़ा मूछ भी नहीं रखते थे, तब
एएसपी वगैरह रहते समय मूछ भी नहीं जी। थे। उस समय लोग तमिलनाडु में पुलिस की मतलब मूछ के एक आइडेंटिटी भी हो जाते। हाँ। कई फिर दोस्त यार में पूछा रहे तुम मूछ भी नहीं रखे कैसा पुलिस मान लेके करके, फिर बाद में मूछ बढ़ाना भी शुरू किया। इसीलिए मूछ रखे कहते जी, इसके पीछे वो भी कहानी है। वैसे आप मूछ में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, हैंडसम लगते हैं। मैंने भी शायद बीच में आपको बोला था कि जी, सर, तो उस समय जो सिलेक्शन हुआ तो उस समय तमिल का एक मूवी भी आए थे जी। जैसा काका काका करके। जी। फिर उसी मूवी में भी मूछ का काफ़ी एक इम्पोर्टेंस रखा थे। फिर सभी फ्रेंड्स ने मूवी देख कर भी बोलते थे मतलब देखो इस मूवी में जो पुलिस ऑफिसर मूछ रखा है तो तुमको भी मूछ रखना ही होगा करके। लेकिन शुरुआत में तो नहीं रखा है, लेकिन बाद में काफ़ी वो लोग इसमें टिप्पा टिप्पणी करना शुरू कर दिया। अच्छा। अरे बिना मूछ कैसा पुलिस मानेगा हम करके। वो भी एक कहानी थी जी। ये तो मतलब मूछ आपको पसंद है कि नहीं सर? नहीं, जैसा अभी लगने के बाद तो पसंद आ गई थी। पिछले लगभग अभी 10-12 साल से हाँ। मूछ रखना शुरू किया। हाँ। तब कॉलेज में तो उस समय एकदम पतला दुबला भी थे और मूछ वाला भी नहीं रखते थे। अच्छा सर, फिर शादी कब हुई? 2003 में तो आप यूपीएससी में सेलेक्ट हुए फिर? जी, 2006 में हुआ शादी। अच्छा जी, तब एसपी नारायणपुर थे, उसी इस अवधि में शादी हुआ। तो मैम किस बैकग्राउंड से हैं सर? उनका भी एक कृषक परिवार से ही है। अच्छा, वो भी जी, कोयम्बतूर के पड़ोस में सत्यमंगलम है, जी। उसी इलाका जो वीरप्पन का जो क्षेत्र से काफ़ी जल्दी लोग पहचान लेते उनके हाँ, हाँ। इलाका को। कई बार मैं इसको उनके गांव को वीरप्पन के नाम पर बोल देते, लेकिन कभी बार वो बोलते भी अरे आप वीरप्पन के नाम से ही हमारे गांव को पहचान दिलाते करके। लेकिन वो ईजी टू आइडेंटिफाई है, हाँ। मतलब जैसे उसका फॉरेस्ट एरिया थे उसी इलाका से तो वो। मैम नाराज होती हैं कि आप वीरप्पन के नाम से क्यों बताते हैं? लेकिन पहचान उसी से बन जाते पहचान वही है, जैसे मैं बोला आपके गांव का नाम बोलने से लोग कैसे पहचान लेगा, वीरप्पन नाम बोलने से पूरा देश में मतलब हाँ, सब देश जल्दी का पूरा- पहचान लेते हाँ, करके। हाँ, सही बात जी। है। कोने के किसी भी कोने से आप बताएंगे तो सब पहचान जाएंगे जी। कि वीरप्पन। अच्छा सर, तो जब आप पढ़ रहे थे तब से आप वीरप्पन को तो सुनते रहे होंगे, जी, तो उसको लेके क्या आपके मन में सोच था? नहीं जैसा वीरप्पन का एक्टिविटी लगभग 3 स्टेट का इंटर स्टेट बॉर्डर्स में थे, जैसा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला का। उस समय जैसा एक रॉबिन हुड टाइप का शुरुआती उनका इमेज थे, लेकिन काफ़ी जैसा आगे बढ़ते बढ़ते उनका थोड़ा रास्ता हिंसात्मक हो गए थे। कई ऐसा फॉरेस्ट ऑफिसर्स है, पुलिस ऑफिसर्स है, इवन ग्रामीण को भी, जैसे इधर जो नक्सलवाद की जो कहानी है जी। लगभग उससे मिलते जुलते कहानी है। शुरुआत में जो जनता का हितैषी बनकर काम किया, जैसा जनता के बीच में कुछ पैसा वैसा बांटते थे, उनका सुख दुख में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन आगे जाते जाते थोड़ा लालच उनके मन में आ गए थे। जैसा जो भी उनके साथ नहीं दे रहे थे उसको टारगेट करना है, उनका हत्या करना है। फिर जैसा कई फॉरेस्ट ऑफिसर्स का जो IAFS ऑफिसर से लेकर अनेक लोग का हत्या किया उन्होंने, और काफ़ी एक क्रूअल एक आइडियोलॉजी बन गई थी उनका। उसके बाद फिर उनका रॉबिन हुड इमेज कम होते फिर एक दूसरा टाइप का एक इमेज बन गए थे, नेगेटिव इमेज बन गए थे। फिर उसका कई मतलब जानवर जैसा खासतौर पर जो हाथी, एलिफेंट्स का जो हजारों की संख्या में जो उन्होंने अपना जो इसका आइवरी का बिजनेस के लिए उसको मार डाला, तो वो सब बात को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी बन गई थी जी। तो सर जब वो रॉबिन हुड वाला इमेज था तो कभी आप उससे भी वीरप्पन से फिर प्रभावित रहे क्या कभी? नहीं, लेकिन उस समय इतना थोड़ा मेच्योरिटी आ गए थे। ये सब इसलिए कर रहा होगा क्योंकि अपना किसी न किसी पाप को छुपाने के लिए जो इस टाइप का हरकत कर रहा होगा। क्योंकि जैसे उस समय तो जो कॉलेज में तो पढ़ते समय उनके बारे में तो एक समझ आ गए थे, जैसे पीछे के क्या कहानी है और सामने क्या दिखाना चाह रहे थे करके। फिर उसी हिसाब से फिर हमको तो उस टाइप का कोई प्रभाव नहीं रहा। ये भी मालूम रहा मतलब आज नहीं तो कल उनका अंत होगा। फिर हम लोग जैसा नौकरी के आए थे, नौकरी के शुरुआत में मतलब 2003 यदि मैं डेट को सही याद करूँ तो फिर 2003 में ही उनका अंत भी हुआ। जैसे ही आप इसमें आए उस समय हम लोग अकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे, उसी समय फिर उनका ऑपरेशन का जानकारी प्राप्त हुआ, मतलब उसमें उनका जो अंत हुआ। तो लेकिन आप कभी उससे प्रभावित नहीं हुए कभी? नहीं, क्योंकि मतलब शुरुआत में भी जब उसने अपना इमेज क्योंकि उसके बारे में तब पढ़ने शुरू किया तब तक एक समझ आ गए थे क्या कुछ पीछे के कहानी करके। हाँ। जी। तो मैम कहाँ तक पढ़ी है सर? वो भी उन्होंने जो BBM किया है, अच्छा। बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है जी जी। और उनके फैमिली में भी सब कृषक ही हैं? कृषक फैमिली है जी। तो ये अरेंज मैरिज थी सर? जी, अरेंज मैरिज थे। अच्छा जी, मतलब घर वालों ने ढूंढा था? हाँ जी, तब नौकरी मिल गई थी। फिर जैसा 2-3 साल हो गए थे, फिर उन लोग पूछा मतलब शादी का क्या विचार है करके। मैं बोला मेरे तो अलग से कोई विचार नहीं, आप लोग जैसा चाहते वैसी गांव में ढूंढ लीजिए करके। फिर वो लोग गांव में ढूंढा, फिर जो इन्फॉर्म किया था मतलब हमने एक लड़की पसंद किया
आप आकर देखे तो फिर फाइनल कर ले करके जी। फिर हमने 2-4 दिन छुट्टी लेकर गए थे, जाकर देखे फिर फर्स्ट नज़र में पसंद आया, जी। उनको भी नज़र आया, पसंद आया, फिर फटाफट फिर आगे शादी का बातचीत हुआ, फिर अगले बार फिर छुट्टी लेकर शादी करके अच्छा। वापस लेकर आ गए थे। जी सर कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं थी? नहीं हालांकि अभी बताएंगे तो जैसा लफड़ा हो जाएगा। फ्रेंड सर्कल अच्छा थे, मतलब जैसे उसमें बॉयज़ भी थे, गर्ल्स भी थे, जैसा काफ़ी अभी भी सबसे संपर्क है, मतलब सभी ने जो पढ़ाई के समय और आगे के जितना भी हम लोग का एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं सबका सभी प्रकार का समर्थन सहयोग रहा। उसमें बॉयज़ भी है, गर्ल्स भी अभी भी सबसे बातचीत होते, फिर सबका आना जाना भी होगा करते थे। इधर भी बस्तर भी विजिट करने के लिए आए थे। अच्छा जी। सारे फ्रेंड सर्कल तो, लेकिन फ्रेंड है लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं, उसमें गर्ल्स भी है, जैसा हमारा ग्रुप है, जैसा पूरा बैच में प्रेमिका वाली है। पूरा बैच में हम लोग का 96 लोग है। हाँ। लेकिन उसमें जैसा क्लोज सर्कल होते हैं उसमें 7 लोग हम लोग, जी। 7 लोग में फिर उसमें 2-3 गर्ल्स भी है और 4-5 लड़के लोग भी है। सभी का परिवार से सबसे अभी भी आना जाना हुआ करते थे, जी। जो भी सबके परिवार के सुख दुख में एक अच्छा एक पॉजिटिव एक संबंध अभी भी है। मतलब कुल मिला के कॉलेज में लड़कियां दोस्त तो थी लेकिन प्रेमिका वाला मसला नहीं, ऐसा नहीं रहा है। जी मतलब अच्छा ये भी एक दिक्कत है। ऑन द कैमरा भी ऑफ द कैमरा भी एक ही जवाब है, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई सरप्राइज है, कोई सस्पेंस नहीं है। मैं सोच रहा था कि सर बोल रहे होंगे यार कैमरा चालू करा के अच्छा सवाल पूछ रहे हो, तुम तो निकल लोगे, मैं कैसे घर जाऊंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा कोई लफड़ा नहीं रहा। और जैसा सभी फ्रेंड्स अभी भी आकर परिवार में सबसे मिलते रहते, और एक अच्छा एक मेन ताकत का पिलर भी वही लोग है। फिर आप 2003 में आए तो सबसे पहले नारायणपुर एसपी बने। तब अकेडमी से ट्रेनिंग के बाद आए थे जी। जो फील्ड ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट पोस्टिंग एएसपी बस्तर के रूप में हुआ जी। उस समय बस्तर और कोंडागांव एक ही जिला हुआ करते थे। प्रोबेशनल में आए होंगे? नहीं, प्रोबेशन में मैं दुर्ग में थे। अच्छा। दुर्ग में प्रोबेशन कंप्लीट करके जो फर्स्ट जो रेगुलर पोस्टिंग होते अच्छा, हैं, जो एएसपी के रूप में हुआ, जी, जी, जी। जो बस्तर में उस समय कोंडागांव सब डिवीजन का जी। इंचार्ज बना है। जी। फिर उधर से फिर नारायणपुर एसपी बनकर गए थे। अच्छा। फिर उसके बाद फिर कबीरधाम के बाद पुनः बस्तर एसपी, फिर जी। फिर उसके बाद फिर कोरबा, सरगुजा सब राजनांदगांव फिर घूमकर फिर बाद में डीआईजी दक्षिण बस्तर में आए थे। जी। फिर अभी पिछले 6 साल से आईजी बस्तर के रूप में। सर जिस बात से मैंने शुरुआत किया था कि अगर वर्दी आप ना पहने तो आपको कोई मानेगा नहीं, आपके फ्रेंड सर्कल भी इस बात को बोलते हैं, लेकिन इसी बीच एक कहानी आपकी वो भी थी सर, मैं बहुत सुना हूँ दूसरे के मुँह से, कोरबा में आपने एक एनकाउंटर किया था। मतलब ये अगर आप ही बताएंगे तो मैं मानूंगा, मतलब अभी तक तो मेरे लिए कहानी है। क्या है सर वो मामला? जैसा कोरबा में तब हम एसपी थे, हमारा एक अच्छा आरक्षक है कीरतराम पटेल करके, जो कोतवाली कोरबा में तैनात थे। एक दिन जैसा रात में मतलब शहर में काफ़ी शोर शराबा हो रहा था, ऐसा करके कोतवाली थाना में फ़ोन आए थे, उसको चेक करने के लिए उन्होंने गए थे। चेकिंग के दौरान फिर जाकर उन्होंने जिस घर से काफ़ी आवाज़ आ रहा था वो घर के दरवाजा को खटखटा रहे थे, अंदर कुछ आपराधिक तत्व थे। उनको लगा मतलब जो पुलिस को उनके बारे में जानकारी मिलने के बाद, क्योंकि बिलासपुर में किसी एक घटना को अंजाम देने के बाद इधर शेल्टर लेने के लिए कोरबा में आकर किसी घर में वो लोग छुपा होते और घर में रात में पार्टी वार्टी करते, काफ़ी म्यूज़िक वगैरह लगाकर शोर शराबा हो रहे थे। उतना बैकग्राउंड उस समय मालूम नहीं थे। तब कीरतराम पटेल वो चेक करने के लिए तो साथ में एक और साथी को लेकर फिर उनको जो आपराधिक लोग को समझ में आ गए थे ये पुलिस हमको पकड़ने आए करके, उन्होंने सीधे उनके ऊपर हमला कर दिया थे। जो उनके पास अवैध हथियार थे, जो फर्स्ट गोली में फिर उनका निधन हो गए थे। अच्छा, फिर जैसे ये रात के लगभग 11-12 बजे की घटना थे, फिर जैसा जानकारी मिला फिर हमारा पूरा शहर में नाकाबंदी किया, फिर तलाश किया, फिर तब तक आपराधिक उनका समझ में आ गए थे, मतलब हमने काफ़ी बड़ा एक अपराध कर लिया करके। फिर उन्हें शहर छोड़कर मतलब कहीं भागने के फिराक में थे। सभी जगह हमारा नाकाबंदी टीम गए थे। फिर एक जगह में फिर उसी आपराधिक जो ग्रुप के साथ हमारा पुलिस टीम का आमने सामने मुठभेड़ हुआ। उसमें एक उसका सरगना थे, उनका डेड बॉडी रिकवर किया गए थे। जैसा कोई भी एनकाउंटर यदि आपका शहर में हो रहा है या कोई जंगल में हो रहा है तो मतलब पुलिस का ये उद्देश्य नहीं रहता मतलब किसी को हम न्यूट्रलाइज करना, किसी को मार गिराना नहीं। तब यदि कोई आपराधिक तत्व या कोई गैरकानूनी गिरोह आपके ऊपर हमला करते, पुलिस के एक अधिकार है, राइट टू सेल्फ डिफेंस है, उसी अधिकार को उपयोग करके हमारी टीम ने जवाबी कार्रवाई की। उसमें उस गैंग के जो सरगना थे उसका डेड बॉडी रिकवर किया गया। तो वो आपने किया था एनकाउंटर सर कि हमारा टीम थे? अच्छा, आपकी टीम। जी। लेकिन बताते हैं कि आईजी सर ने
मतलब उस समय जैसा घटना हुई तो सबके लिए एक शॉकिंग रहा, जी, क्योंकि हाँ। हमारे एक सबसे एक सर्वश्रेष्ठ एक आरक्षक थे, क्योंकि उसके पीछे ये भी एक कहानी थी। तब कीरतराम पटेल जैसा हम लोग को उससे जस्ट 6 महीने पहले पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग में जाना हुआ है। जी। जैसा उसके ट्रेनिंग की जाने के पहले आपको एक टास्क दिया जाते, आपका जिला इकाई में ऐसा 1-2 कर्मचारी की आप घर जाइए, उनके पूरे जीवन को आप समझिए, उनकी क्या तकलीफ है, वो कैसे अपना जीवन को निर्माण करते हैं और उनका जीवन कैसा रहते हैं। और ऐसा करके फिर जैसा जिला में पूछा गया तो मतलब सबसे एक अच्छा आरक्षक कौन है जिसके घर में जाकर 2-3 दिन उनका स्टडी कर सकता है करके सभी ने फिर एक ही स्वर में बोला है ये कीरतराम पटेल की। अच्छा। एक इस प्रकार के एक छवि उनका एकदम कर्तव्यनिष्ठ है और एकदम ईमानदार है। उसी टाइप को फिर उन्हीं का सेलेक्ट करके मैं उनके घर 2-3 दिन गई है। मतलब वो एक असाइनमेंट आता है उसका, सुबह शाम उनका घर में रहना, उनके साथ ही भोजन करना है, ये सब हुआ है। अच्छा। फिर वो ऐसा उसी आरक्षक मैं ट्रेनिंग वगैरह कर भी वापस आ गई। फिर जिस समय हमको सुना है मतलब उन्हीं कीरतराम के पटेल के साथ ऐसा घटना हुआ तो फिर ज़्यादा अटैचमेंट मेरे लिए भी बहुत शौकीन थे और पूरा शहर जानते थे उसको, क्योंकि सभी ने जो मेरा पूरा स्टाफ ने उनके नाम रेकमेंड किया इसी घर का आपको जाना है, ताकि फिर सबके लिए एक उसी के साथ ऐसा घटना हुआ शौकीन रहा। इसलिए हमने पूरा एक संकल्प लिया जो भी अपराधी रहा उसका हमको ढूंढ निकालना, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना करके। लेकिन वो तो अपराधी थे, जैसा हमने गए थे फिर वो हमारे साथ भी उसी प्रकार हरकत करना शुरू किया। फिर एक कानूनी तौर पर हमने भी जवाबी कार्रवाई किया, फिर उसमें डेड बॉडी रिकवर हुआ, फिर आगे पूरा कानूनी कार्रवाई उसका। इस टाइप की पहली घटना रही होगी सर कि पुलिस ने इनकाउंटर में किसी को मार गिराया हो वहाँ पे? मेरे ख्याल से कोरबा में इस प्रकार का पहले घटना होगा, छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से 2-3 ऐसा। हाँ 2-3, लेकिन कोरबा के लिए पहली घटना जी। नहीं तो कितनी बड़ा अपराध हो गिरफ्तार किया जाएगा उसको। नहीं उसमें भी गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम गई थे। हाँ। लेकिन उनका इरादा दूसरा और थे और भी क्योंकि उनके मन में क्या कुछ थे एग्जैक्टली, क्योंकि ऑलरेडी एक हत्या कर दिया उन्होंने। फिर उनका और कोई विकल्प नहीं ऐसा समझकर दोबारा पुलिस पार्टी के ऊपर हमला किया। उसके जवाबी कार्रवाई में फिर जो बॉडी रिकवर हुआ। अच्छा सर, जब आप पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में तब आपने नक्सलियों के बारे में सुना रहा होगा कि या उसके बारे में क्या सोचते रहे? मतलब इस बारे में कभी ध्यान गया था जब आप? तमिलनाडु में भी जैसा ये लेफ्ट विंग मूवमेंट का जैसा धर्मपुरी एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसा हमारा जिला से थोड़ा नज़दीकी जिला है, उधर कुछ गतिविधि रहा मतलब 1980s वगैरह में दूसरा स्वरूप में थे। और जैसा केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु जो ट्राई जंक्शन एरिया उधर भी इस प्रकार का कुछ एक गतिविधि उस समय पेपर वेपर में कभी कभार देखने के लिए पढ़ने के लिए मिलती। 1970s-80s में वो शुरुआत हुआ। अच्छा, जो KKT जी मतलब उस समय इसी नाम पर नहीं थे लेकिन अलग अलग दलम थे। जैसा धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट थे उसमें तमिलनाडु में शुरुआत उसे से हुआ है। फिर उस टाइम में जो लिटरेचर सर में हमको पढ़ने के लिए मिलते थे, लेकिन तब तक हम लोग स्कूल कॉलेज आ गए तो तब तक लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो गए थे, किसी प्रकार का कोई और आगे गतिविधि नहीं थे। तब फिर ये वीरप्पन वाला गैंग का थोड़ा और प्रोमिनेंस हो गए थे। फिर ये सब थोड़ा पीछे हो गए थे। वो दब के ये उठ गया था, इस पे ज़्यादा फोकस हो गया था। लेकिन उस समय ये माओवादी के बारे में आप ज़्यादा उस समय ज़्यादा क्या कुछ इन लोगों की गतिविधि रहा, सिर्फ कुछ लिटरेचर में पढ़ने के लिए मिला है, लेकिन एग्जैक्टली इसका मोडस ऑपरेंडी क्या रहा मतलब उतना विस्तार में हम समझने के लिए उस समय आवश्यकता भी नहीं थी या अवसर भी नहीं थे। अधिकारी बनना था तो कृषि के विस्तार पे आप ज़्यादा फोकस करते रहेंगे। तो नक्सलियों के बारे में कब आपने ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया सर? मतलब UPSC के बाद या उसके थोड़ा पहले? हाँ, UPSC एग्जाम क्लियर होने के बाद तब कैडर छत्तीसगढ़ अलॉट हुआ है। फिर अकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान भी इस विषय को लेकर काफ़ी जानकारी दी जाती थी। और तब वापस फील्ड में आने के बाद फिर शुरुआत से फिर मैक्सिमम टाइम तो इधर ही रहा। फिर इधर का जैसा सीनियर ऑफिसर से और बाकी जैसा बल सदस्य से सबसे फिर सीखने समझने के लिए और लगातार कई लोग से बातचीत के माध्यम से सीखने समझने के लिए और लिटरेचर के माध्यम से तब अकेडमी तो फिर तब कैडर ये तय हो गए थे। फिर उसके बाद संबंध में छत्तीसगढ़ के विषय को लेकर नक्सलवाद के ज़्यादा प्रोमिनेंस थे उस समय, उसी दिशा में फिर थोड़ा बहुत सीखने के लिए कोशिश की उस समय। जी क्या सोच था सर आपका? मतलब शुरुआत से आपने कैसे देखा नक्सल को? मतलब आपका क्या विचार है अगर मैं पूछूं कि इसके शुरुआत से लेकर अब तक को कैसे देखते हैं आप? नक्सलवाद के यदि देखा जाएगा शुरुआत में तब 1967 में नक्सलबारी मूवमेंट का शुरुआत हुआ है। उस समय जल जंगल ज़मीन के विषय को लेकर या
किसान आंदोलन को लेकर और जैसा वंचित लोग के अधिकार को लेकर एक मूवमेंट शुरुआत हुआ, लेकिन धीरे धीरे तब इसका दिशा और स्वरूप बदल गई है, फिर एक हिंसात्मक स्वरूप लेने लग गई है। जिसके हितैषी बनकर आए थे फिर उन्हीं को ही टारगेट करना शुरू कर दिया, जैसा आदिवासियों की हित की लड़ाई लड़ने के नाम पर आए थे। लेकिन देखे जाए तो बस्तर में अब तक लगभग 2-3 हज़ार निर्दोष आदिवासी, ग्रामीण, महिला, बच्चे, बुजुर्ग को ही जान ले लिया नक्सलवाद ने। और बोलने कुछ और करने कुछ है, कहानी और करने में काफ़ी फ़र्क थे। शुरुआत में मतलब निश्चित रूप से एक किसान आंदोलन के रूप में, एक रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में शुरुआत हुआ, लेकिन तब हिंसात्मक स्वरूप लेने लगे थे। फिर उसका रास्ता काफ़ी भटक चुकी थे और उसका स्वरूप भी चेंज हो गए थे। फिर बाद में फिर एक ईगोइस्टिक, सेल्फ सेंट्रिक एक मूवमेंट के रूप में आगे बढ़ गए थे। मतलब जनता से हमको कोई वास्ता नहीं, हमको अपना रास्ता में जाना है, दुनिया क्या कुछ सोचे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती। उस टाइप का कुछ लीडरशिप के द्वारा उसको गलत रास्ता में लेकर गए थे। फिर उस समय उनको भी मालूम है इसका लंबा रास्ता इसी तरीके से हम सफ़र नहीं कर सकता, अंत तो कभी न कभी होगा करके, जो अंत अभी हो गई है। अच्छा सर, क्या लगता है कि मतलब शुरुआत सही मुद्दे के लिए ही था कि किसानों के लिए? और हाँ, शुरुआती जैसा उनके प्रारंभ हुआ है उस समय देखा जाए तो मतलब समाज में किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन थे, किसी के पास बिल्कुल कुछ भी नहीं थे। सब जगह ऐसा नहीं थे। हाँ। कुछ जगह जहाँ पर इस प्रकार के जो रिच एंड पुअर के बीच के जो डिवाइड काफ़ी बड़ा थे, जैसा अंग्रेजी में बोलते हैं हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच का जो दूरी है काफ़ी बड़ा थे। उन सब विषय को लेकर शुरुआत हुआ, लेकिन प्रारंभ करने के समय भी बहुत हिंसात्मक नहीं थे। वो सिर्फ एक आंदोलन के रूप में लोग को संगठित करना है, फिर अपना बात को शासन तक पहुंचाने के लिए या सभी संबंधित तक पहुंचाने के लिए एक संगठित होकर काम करते, जैसा आंदोलन करते। उसके बाद फिर तब लाइक आर्म्ड एक रेबेलियन मूवमेंट के रूप में शुरू हुआ। उस समय हथियार हाथ में आ गए थे। हथियार हाथ में आने के बाद एक प्रकार के एक सूडो पावर उनकी ताकत मिल गई थे। उसके बाद फिर दिमाग में सही क्या गलत क्या सोचने समझने के लिए मतलब सही निर्णय लेने का सक्षम नहीं रह गए होगा, जो हथियार के बल पर, बंदूक के नोक पर फिर थोड़ा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए उनका कोशिश रहा होगा। उन सब में फिर जो ओरिजिनल इरादा है उससे कहीं ना कहीं भटक गई है, और जिसके लिए लड़ाई प्रारंभ किया उन्हीं को ये टारगेट करने लगे थे। इस प्रकार मतलब पूरा स्वरूप उसका चेंज हो गए थे। सर, जब आप यहाँ पे एसपी बन गए नारायणपुर में, और ये बात थी उस समय मूवमेंट माओवादियों का भी था, तो पिताजी से बात होती रही इस मुद्दे पर? उनका क्या सोचना रहा कभी? जी सर, डायरेक्टली हम इस विषय को लेकर उनको ज़्यादा जानकारी नहीं देते थे। अच्छा। क्योंकि काफ़ी दूर है, मतलब जैसा उनके मन में अनावश्यक चिंता है करके परिवार में कभी छुट्टी में भी जाते थे। इस विषय को लेकर अपना तरफ से मैं कभी कोई चर्चा नहीं करते हम किस परिस्थिति में काम कर रहा है, क्या करूँ। उनको तो मतलब ठीक घर से बाहर, मतलब उनके छत्तीसगढ़ भी मतलब दिल्ली है। मतलब यदि दिल्ली भी दिल्ली है, छत्तीसगढ़ भी उनके दिल्ली थे। मतलब कोई भी गांव में पूछे तो सब लोग बोलते ये पढ़ने लिखने के बाद कहीं दिल्ली चला गई करके। अभी भी लोग जो दूर दूर के रिश्तेदार जिसको बहुत ज़्यादा आइडिया रहते, वो लोग अभी भी वही बोलते हैं ये नौकरी के लिए कहीं दिल्ली गई करके। उन लोगों के लिए इधर क्या कुछ हो रहा था, मतलब उस समय काफ़ी सोशल मीडिया वाला भी एक्टिव नहीं थे। सिर्फ कुछ समाचार पत्र में इसके बारे में समाचार आ जाते, या टीवी में कभी कभी कुछ न्यूज़ आ जाते। जरूर मतलब परिवार के लोग जैसे टीवी न्यूज़ देखते रहते, इधर के बारे में रेडियो सुनते रहते, छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ खबर आ रहा है करके उसको फिर मन में रहते, फिर कभी फ़ोन करते थे, पूछते ऐसा सब ठीक तो है करके। उनका फिर भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रहते क्या कुछ हो रहा है। मतलब सिर्फ इतना यदि समाचार सुन लेते, इधर कोई आईडी ब्लास्ट हुआ या कोई मुठभेड़ हुआ, कोई हमारे जवान का किसी के नुकसान हुआ, थोड़ा मन में चिंता आती। फिर पूछते, मैं बोला कोई चिंता की बात नहीं थी, मतलब ये संभल जाएगा ऐसा करके। फिर हमारा सामने तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, लेकिन मन में आपस में तो चर्चा जरूर क्या होगा, परिवार में चर्चा करते होगा। लेकिन कभी इस बात को लेकर डिस्करेज नहीं किया, उधर लड़ाई में आपको दिक्कत होगा, आप आ जाओ या दूसरे जगह चले जाओ, ऐसा करके कभी बोला नहीं है। मतलब ठीक है, लड़ाई तो है, मतलब ठीक हमको जो शासन ने एक अवसर दिया है, मतलब आपके ऊपर विश्वास करके दिया है, मतलब वो काम आपको करना। उसी उतना शब्दों में नहीं बोलते, लेकिन उनकी भावना से मुझे समझ में आते। मतलब कभी पिताजी ने मतलब एक बार भी ये नहीं बोला है आपको ठीक उतना हो गया, आप वापस आ जाओ, इधर कुछ और देख लेते या नज़दीक में कोई पोस्टिंग ले लो करके कभी उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। और पूरा परिवार में कभी इस बात को लेकर कभी भी ये नहीं बोला है। माँ के बारे में आपने नहीं बताया, माँ कैसी थी? वो भी गृहिणी रही होंगी? जी, जैसा उन्होंने भी
पिताजी को खेती किसानी में साथ देते थे। और जैसा नॉर्मली एक कृषक परिवार में सब सभी ने मिलकर ही काम करते थे। जैसा घर के काम होने के बाद फिर उन्होंने भी अपना तरीके से फिर खेत में जो भी काम होते हैं वो पूरा पिताजी को साथ देते और पूरा जॉइंट एक फैमिली सिस्टम टाइप का थे। सभी जैसा मामा चाचा सब लेकर मतलब जितना भी परिवार का अन्य जो सदस्य खेती में इन्वॉल्व रहते अपना अपना काम बटा हुआ था उसमें। किसी को एक पर्टिकुलर काम करना है, किसी को दूसरा काम करना है करके सब उसी अपना अपना भूमिका निभाते हैं। और माँ को जो प्रारंभिक शिक्षा का भी अवसर नहीं मिला, इसलिए उनका बहुत ज़्यादा पढ़ाई में और आगे क्या कुछ कर रहा तो उसके बारे में जानकारी नहीं रहती, इसलिए उस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा वो चिंतित भी नहीं रहते। उनके लिए ठीक है लड़का कुछ कर रहा है, पढ़ रहा है, उनका तो सिर्फ अपना एक पोर्टफोलियो है, लड़का ठीक से खाना खा रहा है कि नहीं, लड़का स्वस्थ है कि नहीं, शादी क्लियर है, शादी मतलब समय पर होगी, परिवार सेट होगी, उनका अपना एक उनका मिनिस्ट्री है, अपना एक पोर्टफोलियो उसी में ध्यान देते हैं। और पिताजी अपना एक पोर्टफोलियो उसमें ध्यान देते हैं और परिवार में लोग अपना अपना इसमें थे। लेकिन जरूर सबके मन में कभी समाचार सुनते होगा थोड़ा चिंता रहता, लेकिन हमारा सामने कभी उसको प्रकट नहीं किया जी। लेकिन जब आप पढ़ना जारी किए तब उनको अच्छा लगता रहा कि चलो लड़का पढ़ रहा है। हाँ, उसमें तब बाहर के लोग जो बोलने शुरू होते हैं ना, ठीक है आपके लड़का अभी कॉलेज जा रहा है, तब इसके बाद जैसा IPS अधिकारी बनने के लिए उन्होंने परीक्षा दे रहा, अधिकारी बन भी गई है। फिर जैसा अकेडमी में रहते समय भी तब पासिंग आउट परेड होते हैं, उस समय फिर हमने लेकर आए थे परिवार के लोग को, फिर परेड वगैरह भी दिखाए थे। उनका काफ़ी एक इमोशनल मोमेंट रहा, मतलब ठीक जैसा हमारा परिवार का एक लड़का मतलब इतना दूर तक सफर तय कर आया करके सोचे ही नहीं थे। लेकिन ये बात भी मतलब जैसा अगेन एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के परिवार में ये भी देखने को मिलते, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उनका जीवन हमेशा एक संघर्ष और अनिश्चितता का एक जीवन रहते हैं। कभी सब कुछ आपको मिलते हैं, बरसात अच्छा होते, फसल अच्छा होते, उस साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहते हैं। कभी 2-3 साल लगातार थोड़ा फसल खराब हो जाते, ठीक से पानी नहीं गिरते हैं, उसमें आपको काफ़ी आर्थिक रूप से भी कठिनाई करना पड़ती है। इसलिए वो हर समय को मतलब एक ही लेवल पर बैलेंस करके चलते हैं। कभी आपका अच्छा कोई फसल मिल जाती है एकदम खुशी मनाते हैं, कभी फसल खराब हो जाता है मतलब एकदम टूट जाता है, ऐसा नहीं है। काफ़ी लेवल तक मतलब आपको बैलेंस करके चलते हैं। वो उन लोग के कैरेक्टर में भी ये हमको देखने के लिए मिलते हैं जी। इसलिए जब आपको वर्दी में भी देखे तो बहुत एक्साइटेड नहीं हुए, हो सकता मतलब हो सकता है वो फैमिली बैकग्राउंड के कारण से मतलब ये एक कैरेक्टर मतलब जैसे नॉर्मली एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड की जो व्यक्ति से मतलब ये आपको आमतौर पर देखने को मिलते हैं जी। ठीक है सर, लेकिन अभी जो 2 साल का समय था जब पूरे देश की नज़र केवल बस्तर में ही थी, ऐसे में आप बस्तर का नेतृत्व कर रहे थे, उस पूरे ऑपरेशन का लीडरशिप कर रहे थे, तो देखा जा रहा है कि मतलब पूरे बस्तर में ऐसे कई IG हैं वैसे देश में लेकिन आपको एक अलग स्थान मिला क्योंकि ये जो 4 दशक हमेशा बोलते हैं 4 दशक का नक्सलवाद, तो उसको लेके घर में क्या रिएक्शन है अभी? जैसा तब मैम का अलग होगा वैसे जी, इधर का जो समाचार अभी नक्सलवाद लगभग समाप्त होगी पूर्ण रूप से। ये समाचार तब गांव में भी मीडिया के माध्यम से वो लोग देखते सुनते हैं, कई लोगों का फ़ोन भी आया है। फिर अभी इसके बाद फिर आने वाला समय पहली बार गांव लौटूंगा, अभी तक पीछे 7-8 महीने जाने का मौका नहीं मिला। अच्छा। तब ये मार्च के बाद फिर पहली बार आने वाला समय में तब जाऊंगा, उस समय आमने सामने का रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। लेकिन जितना मीडिया वगैरह में देखते खबर सुनकर वो लोग भी काफ़ी संतुष्ट है, मतलब ठीक है इस समस्या का समाधान करने के लिए आपको भी एक छोटा सा भूमिका निभाने के लिए शासन ने अवसर दिया और जनता का समर्थन और सहयोग रहा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा सबका। इस बात को लेकर उन लोगों के मन में भी काफ़ी एक संतुष्टि, ठीक हमारा गाँव के लड़का भी कुछ ना कुछ एक अच्छा काम करने के लिए उनका मौका मिला करके। और महत्वपूर्ण मतलब पूरे बस्तर में एक ही आप IG हैं पूरे बस्तर में, और बस्तर ही सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड था। हाँ, ये परिवर्तन का एक छोटा भूमिका निभाने के लिए मौका मिला, उस बात को लेकर शुक्रगुजार सबके लिए। देखते आगे तब गांव जाए तो फिर उनका आमने सामने रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। अच्छा सर, इतना लंबा समय आपने माओवाद के लिए दिया अपना, 2003 से आप यहाँ ज़्यादा समय भी काट लिए, फिर IG कितने साल से आप IG हैं सर? लगभग अभी 2019 से है जी लगभग। सबसे लंबा समय आपने यहाँ बिताया IG के पद पे बोलते हैं जी, संभवतः। इसके आपके बाद कौन होगा सर? जो मेरे पास लॉन्ग कुमार सर का लगभग 3.5 साल का। अच्छा, मैक्सिमम 3.5 साल जी, और आप लगभग 7 साल जी।
तो ये तो डबल हो गया। अब मेरे को नहीं लगता है रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा, क्योंकि तो आगे भविष्य में क्या होगा क्लियर नहीं, बट जैसे मैं बार बार इस बात को लेकर वही बताते हैं, जैसा शासन ने विश्वास करके एक अवसर दिया है और जनता का भी काफ़ी एक समर्थन रहा, सहयोग रहा, सबका प्यार रहा। जैसा काम जो संभव नहीं ऐसा लगते थे, वो काम भी सबकी सहयोग से एक अच्छा मजबूत टीम थे, एक टीम वर्क थे, सरकार के मार्गदर्शन थे। उसी के कारण से मतलब ये असंभव चीज़ भी संभव होकर अभी हम सबके सामने एक अच्छा परिणाम देखने के लिए मिल रहा है। सर आपने भी लगभग एक अच्छा खासा पीएचडी कर लिया होगा माओवाद पे अब तक तो, लेकिन वो एकेडमिक में मैं इतना स्ट्रांग नहीं थे, मतलब पढ़े लिखे सिर्फ बीएससी तक ही किया, वो भी एग्रीकल्चर से किया। उस मामले में थोड़ा काफ़ी पढ़ने लिखने या एकेडमिक ओरिएंटेशन तो नहीं है, लेकिन ठीक समझ में आ जाते हैं, मतलब क्या है ग्राउंड में, क्या है ग्राउंड रियलिटी क्या है वो समझ में आ जाते। और सरकार की मंशा अनुरूप एक अपन को एक कार्य योजना बनाकर उसके एग्जीक्यूट करने के लिए भी एक मौका मिल गई है। बाकी बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स में भी उलझा रहा, तो फिर प्रैक्टिकल चीज़ से भी थोड़ा प्रैक्टिकल पीएचडी किया है सर आपने। हाँ वैसा देखा जाए तो ऐसा स्वीकार कर सकता है। क्योंकि वैसे भी आपका परसेंटेज 84 के आसपास था, तो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा यदि एकेडमिक में चला जाता फिर कहीं ना कहीं रियलिटी से भी थोड़ा दूर हो जाती, इसलिए दोनों के एक बैलेंस का आवश्यकता है। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको कि जैसे हम मानते हैं कि 80 के दशक में माओवाद आया, तो बस्तर में क्यों आया होगा सर? कहाँ पे सरकार चूक गई होगी, क्या गलतियाँ रही होगी या क्या वजह रही होगी कि यहाँ पे आ गया? सर उन्होंने तो अपना शेल्टर यहाँ पे बनाया, मतलब कि ये सबसे अच्छा अनुकूल परिस्थितियाँ थी, जंगल पहाड़ और सारी चीज़ें, आदिवासी पिछड़ा। वो अपने को आना चाहते तो रायपुर भी आ सकते थे यहाँ पे, तो क्या गलती रह गई होगी उस समय? अगर क्या ऐसा होता कि यहाँ माओवाद नहीं पनप पाता, इसको लेके कभी आपके मन में आया? ये अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थिति रहा होगा। तब हम अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश का यदि बात करते तब बस्तर अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश का एक भाग थे। उस समय भोपाल से बस्तर काफ़ी दूर थे, उस समय इतना परिवहन के भी साधन नहीं रहा होगा और मीडिया का भी इतना ताकत नहीं है, इधर क्या कुछ विषय चल रहा है राजधानी तक समाचार पहुंचते नहीं पहुंचते, प्रशासनिक अधिकारियों का और पुलिस अधिकारी का भी कुछ सीमित साधन संसाधन रहा होगा, इतना बल संख्या नहीं रहा होगा और ऐसा अनेक कोई परिस्थिति रहा होगा जिसके कारण से मतलब समस्या को हम सही समय पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया होगा और उसका सॉल्यूशन भी ढूंढने में कहीं ना कहीं पीछे रह गई होगी। तब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, उसके बाद फिर ये पूरा राज्य का लगभग 2/3 ऑफ द एरिया जो नक्सल समस्या से प्रभावित रहा। फिर शासन को इस विषय को ध्यान देने का बिल्कुल आवश्यकता बन गए थे। फिर उसके बाद ही फिर कुछ सॉल्यूशंस निकल कर आए थे जो मध्य प्रदेश के नाम इतना काफ़ी एक बड़ी क्षेत्रफल थे। बस्तर अपने आप में हम हमेशा केरलम राज्य के बराबर उससे बड़ा एक क्षेत्रफल थे और कई यूरोपियन कंट्री से भी हम क्षेत्रफल से बस्तर अकेला 1998 तक एक ही जिला हुआ करते थे। इतना बड़ा क्षेत्रफल को एडमिनिस्ट्रेट करना, पुलिस करना कहीं कहीं चुनौती रहा होगा, कहीं इसी कारण से कहने के विषय थोड़ा पीछे छूट गया होगा। लेकिन तब राज्य बनने के बाद फिर इस विषय को फोकस दिया गया और समय के हिसाब से अलग अलग सॉल्यूशन कार्य योजना भी बनाई गई। लेकिन तब 2024 में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय द्वारा ये घोषणा की गई है आने वाला 31 मार्च 2026 तक हमको नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करना। वो एक गेम चेंजर के रूप में रहा। उसी के बाद फिर हम सभी हमारा प्रयास उसी दिशा में ओरिएंट हुआ, फिर सभी ताकत को एक चैनल दिया गया। उसके बाद फिर हम आज ये परिणाम को देखने के लिए मिला है। सर जब पहली बार ये बयान आपने सुना कि जब अमित शाह जी ने कहा कि 31 मार्च, तो मतलब जब मैं सुना तो मेरे को ये लगा कि 31 मार्च ही क्यों चुना गया। और ये मतलब मैं सीधे तौर पे बोल रहा हूँ कि मैं शुरू से हमेशा बोलता हूँ कि मैं नहीं मानता था कि 31 मार्च तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 4 दशक से चल रहा है माओवाद और ये अलग तरह से लड़ रहे हैं लोग। तो आपको क्या लगा था जब आप पहली बार ये बयान को सुने थे अमित शाह जी से? हाँ, तब 2024 में ये बयान दिया गया थे। अधिकतम लोग में मन में इच्छा तो है जो नक्सलवाद खत्म होना करके, लेकिन ये तारीख को लेकर ये कैसा संभव है, कोई बैंक अकाउंट को समाप्त करने तक 31 मार्च 2026 का ये कैसे संभव होगा। नॉर्मली सरकार द्वारा बोला जाता अगले 3-4 साल में हम समाप्त करते करके, यदि कोई बोल रहा है मतलब डेट मंथ और ईयर तक बोल रहा है, इसके पीछे क्या कुछ लॉजिक होगा। कई लोग मतलब विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसा हमारा बल सदस्य के मन में जरूर एक होप थे, ठीक है इतना साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो अब हमको एक टारगेट मिल गया है, उससे हमारा सभी एफर्ट को हम ओरिएंट कर सकता है करके। क्योंकि आप एक रनिंग रेस में भी देखे जाएगा तब आपके सामने फिनिशिंग लाइन है, फिर आप अपना पूरा स्प्रिंट को उस हिसाब से
प्लान कर सकता है। यदि आपके पास फिनिशिंग लाइन नहीं है, फिर आप कितना दौड़ते रहेंगे किसको क्या पता है। मतलब आपको एनर्जी कब डालना है जी, एनर्जी कहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, थोड़ा बहुत कहाँ पर आपको स्लो डाउन करना है, आपको समझ में नहीं आते हैं। उसी प्रकार तब आपको टारगेट मिल गई है, ठीक है, हमको अगले 3 महीने के लिए क्या करना है, अगले 6 महीने के लिए क्या करना है, एक मतलब स्टेप बाय स्टेप हमको एक प्लानिंग करने के लिए अवसर मिला है। उसी हिसाब से बाउंड बाई बाउंड हम आगे बढ़ते गए और सभी में हम लोग एनालिसिस करते थे, ठीक है, जैसा 3 महीने के बाद हम कहाँ तक पहुँचा है, इधर कहीं चूक हुआ, फिर अगले 3 महीने में उसको हम डेवलप करना है करके उस टाइप का करते करते फाइनली जो टारगेट जो असंभव थे फिर संभव हो गई है। तो सर ये 31 मार्च का क्या लॉजिक था सर, आपके समझ में आया कि 31 मार्च, जनवरी बोल सकते थे, दिसंबर बोल सकते थे जी, जैसा एक डेट देने से मतलब मन में एक प्रकार का जो विश्वास आते हैं, ठीक, नहीं तो फिर सभी लोग ये समझने लग जाते हैं, ठीक, हमेशा एक घोषणा की जाती है आगे में हम 3 साल में ख़त्म करते, 6 साल में ख़त्म करते, लेकिन तब आप डेट बोल देते, खुद जो डिक्लेयर करने वाले के ऊपर भी एक प्रकार का जो एक सेल्फ प्रेशर रहते हैं, हाँ हमने ऐलान कर दिया, हमको कर दिखाना है, और सामने वाला को भी जो पूरा टीम में जो शामिल है उनके पास भी मतलब एक आ जाते हैं, मतलब ठीक हमको यदि इस टाइप का टारगेट है हमको उसको करके दिखाना है करके मतलब मार्च 2026 क्यों तय किया गया उसके बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं थे, लेकिन ये डेट बोलने से काफ़ी परिवर्तन आया, काफ़ी हमारा एफर्ट में काफ़ी फ़र्क देखने के लिए मिला है जी। लेकिन ये डेट वाला मतलब आप भी वो नहीं कि क्यों 31 मार्च ही क्यों? कोई ना कोई एक टारगेट फिक्स करना है। यदि उन्होंने मतलब मान लीजिए जैसा 15 अगस्त बोल दिया होगा, उसमें भी विचार होते मतलब ऐसा क्यों 15 अगस्त बोल दिया गया, हाँ। या यदि सितंबर 21 बोल दिया हो करके कोई ना कोई एक डेट देना है। मुझे एग्जैक्टली ये आइडिया नहीं था मतलब उसके पीछे कौन सी मतलब कोई कारण है मतलब ये पर्टिकुलर डेट को चयन करने का, लेकिन डेट चयन करना काफ़ी एक मास्टर स्ट्रोक रहा, काफ़ी एक गेम चेंजर रहा। आपको लगा था सर जब पहली बार कि ऐसा हम कर ले जाएंगे 31 मार्च तक, क्योंकि आप तो इतने लंबे समय से यहाँ आईजी भी रहे हैं और आप एसपी भी रहे हैं, 2003 से तो आप देख ही रहे हैं पूरी तरीके से। ये समस्या का अंत होगा ये बिल्कुल विश्वास थे, लेकिन पर्टिकुलर इस डेट में होगा, हो सकता है मतलब 6 महीने हम लोग और आगे भी होगा, ऐसा करके थोड़ा उस समय मन में थे मतलब कहीं हम इस पर्टिकुलर डेट तक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठीक जैसा आने वाला 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में हो जाए करके, लेकिन जैसा उन्होंने डेट दिया है लगभग सभी चीज़ उसी हिसाब से आगे बढ़ने लगी है। जैसे बड़ी बड़ी मुठभेड़ में जो मोदियों का टॉप लीडरशिप का डेड बॉडी रिकवर होना, टॉप लेवल कैडर्स पुनर्वास के लिए सामने आ गई है, इतना हथियार डंप्स भी रिकवर हुआ, लगभग पूरा संगठन मतलब ध्वस्त हो गई है, सभी उनका फ्रंट मतलब भी फेल हो गई है। इस प्रकार मतलब हर चीज़ मतलब अपना अपना समय पर कंप्लीट होते गई है। फिर आज हम 31 मार्च को जो डेट है मतलब वो फिनिशिंग पॉइंट के रूप में उसको हम देख सकते हैं और उसका महसूस कर सकते हैं। अच्छा सर मैं पूछ रहा था कि जवान तो कभी कमज़ोर थे नहीं, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि 76 जवान जब शहीद हुए, जो अब तक का सबसे बड़ा नंबर है नुकसान का, उसके बाद भी जवान कभी मना नहीं किए कि हम ऑपरेशन में नहीं जाएंगे या हम इनकाउंटर में नहीं जाएंगे। तो फिर कमी कहाँ रह जा रही थी सर कि ये डेट पहले क्यों नहीं दिया जा सका, ये 31 मार्च वाला? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जवानों ने कभी मना किया कि हम नहीं लड़ेंगे यार। मोदी द्वारा भी इस युद्ध को मतलब एक प्रोट्रैक्टेड वॉरफेयर बोलते हैं, यानी वो लोग भी बहुत जल्दी नहीं थे। तब 1967 में शुरुआत हुआ, उन लोग के इरादे थे मतलब 2060 तक एक क्रांतिकारी सरकार स्थापित करने करके जो रेड कॉरिडोर एस्टेब्लिश करना, उसके बाद फिर सत्ता परिवर्तन करना, 2060 में हमको क्रांतिकारी सरकार देश में स्थापित करना, ऐसा करके वो लोग भी बहुत जल्दीबाजी में नहीं थे। फिर उनका जो उस हिसाब से जो उनका वॉरफेयर है वो काफ़ी प्रोट्रैक्टेड वॉरफेयर, लंबा लड़ने वाला लड़ाई थे, और उसी हिसाब से वो लोग एक एक साजिश करते गए हैं। जो पहले अपना बेस एरिया बनाया, फिर रिक्रूटमेंट किया, फिर एक नैरेटिव भी सेट किया, ये सब चीज़ करते करते गए थे। सुरक्षा बल को भी मतलब उस लड़ाई को मतलब समझने में, उस लड़ाई को लड़ने में काफ़ी मतलब समय लग गए थे। फिर बाद में जैसा ये डेट तय हुआ उनको समझ में आ गए थे, ठीक हमको तो सबके मन में ये बात आ गई है, ये अंत होगा जरूर, लेकिन आपको सामने यदि टारगेट है, जैसे मैं दोबारा उसी के एग्जांपल दूंगा, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई एथलीट है, उनके सामने यदि कोई फिनिशिंग लाइन नजर आ रहा है, फिर वो प्लान कर सकता है मतलब हमको कौन सी मतलब 50 मिनट में स्प्रिंट लगाना है, कौन सी जगह में थोड़ा हल्के से हमको स्लो डाउन करना है ताकि हम कहीं स्लिप ना कर दे, कहीं हम गिर ना जाए, मतलब एक बैलेंस करके एक एथलीट मतलब प्लान करते हैं। वैसा हमारा फोर्स भी मतलब उसी हिसाब से प्लान किया, उनका
ठीक है, अभी 2024 में डिक्लेयर हुआ, 2026 का टारगेट थे। 2 साल में यदि हमको पूरा ताकत से लड़ाई लड़ेगा, हम ये अचीव कर ले करके मन में विश्वास आ गया। नहीं तो 10 साल भी लड़ना तो उस हिसाब से थोड़ा धीरे धीरे लड़ते। ये 2 साल में हमको लड़ाई को खत्म करना है, हमको सब अपने व्यक्तिगत सुख दुख को त्याग करना है। कई लोग मतलब सिर्फ अधिकारी नहीं, मतलब अपना आखिरी बल सदस्य तक सभी ने काफ़ी सैक्रिफाइस किया, अपना पारिवारिक कठिनाई को भी दूर दरकिनार किया, कई अपना सैक्रिफाइस किया, कोई शादी तक, मतलब ठीक अभी 2 साल बाद मैं शादी कर लूँगा, ऐसा भी कई कहानी है। अच्छा। क्योंकि 24 साल में शादी करने के जब मैं 26 साल में करूँगा या 28 साल में करूँगा करके कई लोग शादी तक भी अपना 2 साल बाद भी करने के लिए तय किया, ताकि किसी प्रकार का कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा, मतलब हमारा टारगेट में मतलब किसी प्रकार का रोक टोक ना हो जाए करके। कई लोग अपना अपना तरीके से, मतलब किसी के परिवार में डेथ भी हो गए थे, सिर्फ 2 दिन होकर आगे वापस आकर अभियान का पुनः प्रारंभ किया। इस प्रकार कई कहानी है, सबके कुर्बानी थे, सबके सैक्रिफाइस थे और शासन के एक स्पष्ट संकल्प थे। उसी हिसाब से सब चीज़ एक एक जुड़ते आगे, फिर अंत में जो परिणाम सकारात्मक रूप से हमको देखने के लिए मिला। सर, अगर अमित शाह से पहले जो भी गृह मंत्री रहे, अगर वो भी कोई डेट डिसाइड कर देते तो भी फोर्स करके दिखा देती, ऐसा है? मतलब उस समय क्या कुछ पीछे जाकर हम रिवर्स गियर में क्या कुछ हो सकता था, क्या संभव तो वैसा बोलना कठिन थे, लेकिन जैसा भी हम लोग के सामने रियलिटी है, वो जो उसके एक भागीदारी बनने के, एक साक्षी बनने के लिए सबको अवसर मिला, उसी हिसाब से देखा जाए तो मतलब वो एक काफ़ी बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक थे और गेम चेंजर थे। तब ये डेट डिक्लेयर होने के बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, पुलिस मुख्यालय, सभी संबंधित ने सबने मिलकर इस लक्ष्य को और मजबूत से आगे बढ़ा। तो सभी स्टेक होल्डर्स के उसका भूमिका, हर इंटरव्यू में इस बात को बोलते हैं, हमारा डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स से लेकर कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, जिला प्रशासन, समाज है, समाज के वरिष्ठ जन है, जनप्रतिनिधि, जनता, मीडिया के साथी भी, उनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। ऐसा कोई भी समाज का वर्ग नहीं जो पीछे रह गई इस अभियान में। सबने जुड़कर, मतलब सबको उम्मीद आए थे, मतलब कोई एक भी वर्ग पीछे रह जाते फिर ये संभव नहीं हो पाते थे। सबको सामने एक लक्ष्य मिला है, ठीक, ये संभव होगा करके सबने मजबूती से एक साथ आगे बढ़ा, तब ये हमको लक्ष्य पूरा होते हुए, संकल्प पूरा होते हुए हमको देखने के लिए मिल रहा है। सभी का योगदान। जी, क्या लगता है सर आपके एनालिसिस में कि माओवादी असल में कहाँ, कब से कमज़ोर होना शुरू हुए थे? जैसे हम तो देख रहे हैं कि 2 साल में उनको बहुत नुकसान हो गया, पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन असलियत में इनका डाउनफॉल कब से शुरू हुआ होगा सर आपके हिसाब से? मोदी संगठन के नेतृत्व आमतौर पर बाहर से है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अन्य प्रांतों से। वो साजिश के तहत स्थानीय कैडर्स को सिर्फ एक फुट सोल्जर और ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते थे। कभी भी मुठभेड़ होती इसके पहले, 2024 के पहले देखा जाए तो आउटर कॉर्डन में जो स्थानीय कैडर्स रहते हैं, उन्हीं के साथ ही पुलिस के मुठभेड़ होते, पीछे से जो सीनियर लेवल कैडर से कहीं ना कहीं खिसक जाते हैं, लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जो क्योंकि उस समय इतना भी हमारा कैंप्स भी नहीं थे, चारों तरफ हमारा अभियान जारी नहीं हो सकते थे, किसी एक दिशा में अभियान जारी होते और पीछे इलाका खाली रहते, जंगल, पहाड़ी का, नदी नाला का आड़ लेकर भाग जाते थे। स्थानीय जो कैडर्स का मुठभेड़ में उनका डेड बॉडी मिल रहा है, उससे माओवादियों की लीडरशिप को बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। उनके लिए एक नकफ्री है, मतलब यदि 10 मिलिशिया कैडर मर रहा है या 10 स्थानीय कैडर का डेथ हो रहा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि उनका मन में थे ठीक इन 10 की जगह हम 20 और भर्ती कर ले करके। तब उनकी खुद की जो टॉप लेवल लीडरशिप है, जो तेलुगु कैडर्स है, ये सबका मृत्यु होने लग गई है मुठभेड़ में, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते फिर जो उनकी जो कवच है टूटने लगी है। स्थानीय कैडर्स कई लोग संगठन छोड़कर मतलब भाग गए थे, या पुनर्वास के लिए सामने आ गए थे, या कहीं और चले गए थे, और जो मिडिल लेवल कॉर्डन भी धीरे धीरे टूटने लगे थे। तब डायरेक्टली जो टॉप लेवल कैडर्स और पुलिस के आमने सामने तब मुठभेड़ में हुआ है। फिर कानूनी कार्रवाई में माओवादियों का नुकसान हुआ, उनके डेड बॉडी रिकवर हुआ, फिर उसके बाद उनका महसूस होने लग गई है ये लड़ाई हम आगे ज़्यादा दिन तक नहीं लड़ सकता है। तब उनकी जो जनरल सेक्रेटरी बसवराजू से लेकर अन्य जितना भी जो तेलुगु कैडर्स है, ये बाहर प्रांत के जो दीपक तेल तुमड़े का जो गढ़चिरौली में मृत्यु हुआ, इस प्रकार अलग अलग राज्य में जो टॉप लेवल का जो कैडर्स का तब सेंट्रल कमेटी पोलिट ब्यूरो मेंबर्स का डेथ हुआ। फिर तब उनको समझ में आ गया था मतलब ये लड़ाई हम आगे इस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ सकता करके। फिर धीरे धीरे उनका मनोबल टूट गई है। फिर कई लोग पुनर्वास के लिए आ गए थे, कई लोग गिरफ्तार हुआ, फिर कई टॉप लेवल कैडर्स का आगे मुठभेड़ में डेड बॉडी रिकवर हुआ। इस प्रकार संगठन फिर टूटने लगे थे। तब तक उनकी तेलुगु कैडर्स की, अब बाहर प्रांतों कैडर्स का नुकसान नहीं हुआ, तब तक उनके मन में विश्वास थे हम इस लड़ाई को और आगे खींच सकता करके। तब खुद के नुकसान होने लगे, फिर उनका अंत समझ में आ गए, फिर हथियार डालना शुरू हुआ, फिर कहीं ना कहीं फिर
और भी जैसे इकोसिस्टम उनका डिस्टर्ब हुआ, उनका सप्लाई नेटवर्क टूट गई है, उनका फंडिंग का जो साधन वो भी समाप्त हो गई है, जैसा शासन ने काफ़ी उसमें भी कार्रवाई किया है, और उनका पूरा कॉरिडोर ब्लॉक हो गई। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहले आराम से आना जाना हुआ करते थे, दंडाकारण्य से लेकर झारखंड तक, इधर से उड़ीसा स्टेट कमेटी से लेकर एमएमसी तक आना जाना आराम से हुआ करते थे, सब जगह कॉरिडोर ब्लॉक हुआ। इन सब परिस्थिति के कारण से फिर अंत में उनको मानना पड़ा ये लड़ाई हम नहीं लड़ सकता, फिर फाइनली अंत हो गई उसका। ये बीते 2 साल का जी जी। लेकिन असल जैसे मैं किसी माओवादी से बात कर रहा था, किसी सीनियर कैडर से, तो उसने ये बात को बताया था कि 2011 के प्लीनम बैठक में भी इन्होंने इस बात को रखा था कि उनकी पार्टी अब डाउनफॉल पे जा रही है 2011 से, लेकिन ये आखिरी में तो आखिरी बड़ा उस समय उनका ये महसूस हुआ पार्टी आगे ताकत नहीं मिल रहा करके, लेकिन उनका मन में ये नहीं था हमको समाप्त करना करके, क्योंकि उस समय हो सकता कुछ परिवर्तन के लिए सोच रहा होगा, हमको तौर तरीकों को हमको चेंज करना है, उसी टाइप का विचार कर रहा होगा। लेकिन जो कोई भी मूवी होते हैं जो 3 घंटे चलते हैं, क्लाइमैक्स आखिरी मतलब 15 मिनट में होते हैं, 10 मिनट में होते हैं। जैसा शुरू में हमको तब बच्चे थे उस समय देखते हैं जो हीरो और विलन आमने सामने होते हैं, जो मूवी का इंट्रोडक्शन में मतलब 15-20 मिनट में विलन और हीरो का आमने सामने हो जाते हैं। तब बच्चे थे उस समय, हम लोग ज़्यादा समझ नहीं पाते ये 3 घंटे क्यों मूवी खींच रहा है, जो विलन हीरो उसी समय उसको मार सकते थे, लेकिन पूरा 3 घंटे क्यों लंबा खींच रहे। परिस्थिति ऐसा बनते, हर सीन ऐसा बनते हैं, जैसा विलन एस्टेब्लिश होने के लिए भी पूरा वो 3 घंटे का आवश्यकता पड़ते हैं। मतलब पहले तो यदि 15 मिनट में मार दिया होगा, वो जनता सोच लेते मतलब अरे उल्टा ये हीरो ही विलन है और विलन तो हीरो है करके उन्होंने मार दिया करके, उस टाइप का इसमें भी लगभग वही कहानी रहा। जैसा आखिरी जो क्लाइमैक्स है, जैसा 2 साल का हुआ 2024 से लेकर 25 के बीच में, ये क्लाइमैक्स में फिर जो सुरक्षा बल शासन की मंशानुरूप और क्षेत्र की जनता की चरण सिक्योरिटी फोर्सेस ने सबने मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया। मतलब अंत में फिर हीरो को विजय हुआ उसमें। तो इसलिए पहले इतने 4 दशक लगा इनको विलन एकदम स्टेबल। उसी लायक वो काम भी किया जो नक्सल ने भी। जैसा शुरुआत में जैसे कई मूवी ऐसा भी होते जो विलन फिर वही रॉबिन हुड वाला जो इमेज के हिसाब से विलन फिर पहले ऐसा सबके बीच में कुछ बांटते हैं, सब करते, बाद में उनका ओरिजिनल कैरेक्टर फिर समझ में आते हैं। मतलब कई ऐसा ट्विस्ट रहते हैं, फिर तब उनका ओरिजिनल कैरेक्टर समझ में आते, फिर अंत में उनका एक समाप्ति होना ही है। उस हिसाब से इस मूवी में भी ये 3 आस की जाम में ये 40 वर्ष लग गई है, लेकिन अंत सही हुआ और सच्चाई का और सत्यता का और जीत हुआ है। अच्छा सर, हालांकि माओवादी तो आपके लिए हमेशा से ही अगेंस्ट ही रहे हैं हमेशा, कभी उनकी किसी बात से आप प्रभावित हुए माओवादियों की? मतलब ठीक है, जैसे रावण से भी प्रभावित थे, रावण भी राम से प्रभावित थे किसी पॉइंट पे, तो किसी पॉइंट पे आप माओवादियों से कभी प्रभावित हुए? जैसे ये आंदोलन का शुरुआत जैसा हमने बताया था, मतलब ये जल जंगल जमीन या किसान आंदोलन या इस प्रकार का जो वंचित लोग के हित की लड़ाई के रूप में तब शुरुआत हुआ। जो भी उसका इतिहास पढ़ेगा आने वाले समय में सबको लगा मतलब ठीक शुरुआत में उनके पीछे कोई आइडियोलॉजी थे, कोई लॉजिक थे, सही थे, लेकिन तब हिंसात्मक स्वरूप लेने लगे थे। उसी में हम जैसा अनेक लोगों को तकलीफ हुआ। मतलब ठीक ये अभी भी यदि वो आंदोलन मतलब उसी तरीके से रहा होगा, ठीक जैसा आपके पास कानून ने, संविधान ने काफ़ी ताकत दिया, मतलब उसी संवैधानिक प्रावधान के तहत आप लड़ाई लड़ सकता है। अभी भी कई जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज मतलब उसी विचारधारा का भी है, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, CPIM भी है, सब जैसा उस टाइप की एक उनके मैनिफेस्टो रहते हैं, एक आइडियोलॉजी रहते हैं, उसी हिसाब से करते। लेकिन कभी वो लोग हिंसात्मक गतिविधि को साथ नहीं देते। लेकिन ये CPI माओइस्ट है, उसके पहले अलग अलग नाम से थे, अलग अलग पीपल वॉर ग्रुप में थे और अलग अलग संगठन के नाम पर थे, लेकिन पूर्ण रूप से इनका रास्ता सफ़र है एक हिंसात्मक रहा। लेकिन शुरुआती आइडियोलॉजी मतलब आने वाला समय जो इतिहास पड़ेगा तो सब लोग मानेंगे मतलब ठीक शुरुआत तो ठीक हुआ, लेकिन तब हिंसात्मक रास्ता लेने लगे तब तकलीफ हुआ। जी हुआ। नहीं तो जो इनका शुरुआत था वो ठीक था। मतलब अभी ठीक बोलना भी सही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन शुरुआत के जो ये है मतलब उसका देखा जाएगा मतलब गलत नहीं थे। मतलब जैसा कोई कानूनी तौर पर या संवैधानिक तौर पर गलत नहीं थे। तब अधिकार को अपना हाथ में ले लिया, जो किसी को दंडित करना, जन अदालत लगाना, किसी को हत्या करना, वो खुद मतलब जज भी बन जाते, खुद मतलब सजा भी देने लगे। तो मतलब वो तो संविधान की विरोध है। मतलब अभी भी
संविधान की बात करते, जो तब तक वो लोग ताकत में थे, संविधान की बात करते, लेकिन उस संविधान को भी कोई परवाह नहीं करते हैं। इस प्रकार तब कहने और करने में काफ़ी फ़र्क हुआ और हिंसात्मक रास्ते में गए, तब सब लोग को तकलीफ हुआ। सर, जैसे तेलंगाना के माओवादी हैं और बस्तर के माओवादी हैं, इन दोनों को लेकर आपके मन में क्या है कि जो बस्तर के आदिवासी, तो जैसे मैं ऐसा सोचता हूँ कि अब जब वो पैदा हुआ बस्तर का एक आदिवासी युवा संगठन से जुड़ा, उसने लोकतांत्रिक सरकार को उस तरीके से देखा ही नहीं, क्योंकि इनकी सरकार वहाँ पे थी, जनताना सरकार, तो वो इनके साथ जुड़ गया लेकिन मारा गया। हम हर बाहर से देखते हैं, हर किसी को माओवादी ही मानते हैं। बसवराजू जब मरा, इस बात को मैंने कई जगह बताया भी है कि बसवराजू जब मरा, मैं 3 दिन तक मरचूरी में था वहाँ पे जानने के लिए कि क्यों माओवादी बने जितने भी कैडर थे। तो एक महिला माओवादी थी जिसके परिवार वालों ने बताया कि माओवादियों ने फरमान जारी किया था कि परिवार से एक बच्चे को दो, नहीं तो गांव छोड़ के चले जाओ। तो मजबूरी में तीसरे नंबर की लड़की जो है वो संगठन में आई और 2 साल के बाद मारी गई। तो लेकिन हम बाहर से देख रहे हैं तो हमारे लिए वो माओवादी ही है, क्योंकि पुलिस ने बताया भाई माओवादी तो माओवादी ही, वो बसवराजू के ही बराबर है, लेकिन उसके अंदर की कहानी अलग थी। तो आप क्या सोचते हैं सर, ऐसे देखते हुए? ऐसे कई मतलब अलग अलग कहानियाँ सबकी। ठीक, अभी भी सत्यता यही है, जो इधर के जो स्थानीय जो कैडर्स है, जो अधिकतम लोग उसमें जो कंपलसरी रिक्रूटमेंट के माध्यम से माओवादी के नेतृत्व द्वारा एक साजिश के तहत उनका संगठन में भर्ती कराया गया है। मतलब गांव में जाकर मीटिंग लेते, आपके गांव से इतना बालक बालिका युवा युवती हमारे संगठन के लिए काम करना, तब बंदूक के ऊपर उनका मीटिंग लिया जाता है और उनका भर्ती किया जाता है। उनके पास ज़्यादा कोई विकल्प नहीं रहते थे, मजबूरी में फिर संगठन में शामिल होना पड़ा। ऐसा कम संख्या रहा होगा जो अपना इच्छा से संगठन में गई, वेपन के अट्रैक्शन से, वर्दी के अट्रैक्शन से, ऐसा कम परसेंटेज के जो कैडर्स होगा, स्थानीय कैडर्स उस टाइप के गए होगा। लेकिन अधिकतम कैडर्स तो मतलब उनको डरा धमका कर, उनको दिग्भ्रमित करके संगठन में भर्ती कराया गया। बाद में जैसा संगठन में जाने के बाद अलग अलग प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि में उनको शामिल किया जाता है। बाद में उनका दिमाग में ये बात को डाला जाता है माओवादी के लीडरशिप द्वारा, आप वापस गाँव जाएगा, पुलिस के रिकॉर्ड में आपका नाम आ गए, आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगा, आपको दंडित होगा। इस प्रकार की बात करके उनको वापस गाँव भी नहीं आना देते। इस प्रकार एक पूरा साइकिल में उनको फंसा दिया जाता है। तब वो माओवादी कैडर जो गांव से कंपलसरी रिक्रूटमेंट के बाद चले गए थे, उस समय जो भी परिस्थिति रहा होगा, लेकिन बाद में उनके पास एक विकल्प रहते थे कि कभी भी उस रास्ते को छोड़कर आने का, जैसे शासन ने भी डिक्लेयर करके रखा। तो मतलब कोई भी समूह रूप से आएगा, व्यक्तिगत रूप से आएगा, उनका पुनर्वास के लिए हम गारंटी देते करके। पहले भी कई लोग आए थे, लेकिन इतना बड़ी समूह में नहीं आए थे। लेकिन जैसे कुछ लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर भी आ गए थे, बाद में काफ़ी बड़ी बड़ी ग्रुप्स में भी अभी हाल फिलहाल में आने लगे थे। ठीक, जाने का कुछ मजबूरी रहा होगा, लेकिन एक बार जाने के बाद फिर कई हिंसात्मक गतिविधि वो भी शामिल हो जाते हैं। जैसे किसी उन्हीं के समाज के बीच के लोग को मारने के लिए आईडी लगाने का, ये जानते हुए भी लगाए जाते हैं। मतलब इस आईडी से हमारे ही गांव का किसी महिला को नुकसान हो सकता है, किसी बच्चे का नुकसान हो सकता है, ये जानते हुए भी मतलब लगाते। मतलब इसको सिर्फ हम एक संघर्ष का, एक आंदोलन का नाम देकर उसको हम छुपा नहीं सकता है। मतलब जो जाने अनजाने या आप सहमति नहीं सहमति, फिर भी आप उस टाइप की हिंसात्मक गतिविधि को साथ दे रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं आप भी उस चक्कर में फंस गई है। ठीक है, अभी कम से कम इन सब विषय को समझकर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए आ रहे हैं। उसको शासन ने भी स्वागत किया, समाज भी इसको स्वीकार किया, और आने वाला समय उनका एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए एक अधिकार और एक अवसर मिल जा रहा है। हाँ, लेकिन वो बात आप नहीं बताया सर कि आप क्या सोचते हैं जैसे वो बच्ची, जैसे बस्तर के आदिवासी, मतलब बहुत लोग हैं। जैसे मैं ये भी पूछना चाह रहा था सर कि जब मुठभेड़ों में जवान शहीद हों तो तकलीफ तो होती है, कोई गांव वाले मारे, ऐसी माओवादी भी मारे जाते हैं, तब आपके मन में क्या फील आता है सर? मतलब मैं एक किसान के बेटे से भी पूछना चाह रहा हूँ इसमें, क्योंकि जिसका उद्देश्य ही नहीं था कभी वर्दी में आना। हाँ, किसी का भी इस कार्रवाई के दौरान यदि मृत्यु हो जाते, मतलब यदि हमारा बल सदस्य के शहादत होते या ग्रामीण का भी कई बार बलिदान होते हैं, या माओवादी केस में भी जैसे मुठभेड़ में कई का डेड बॉडी हमने रिकवर करते, कभी किसी की मृत्यु में हमको हमारा जवान का शहादत होते, जरूर तकलीफ होते, ग्रामीण का यदि बलिदान होता उसमें भी काफ़ी दुख होते। सेम टाइम माओवादियों का जो मुठभेड़ में मृत्यु होती है उस बात को लेकर कभी खुशी नहीं होते हैं। मतलब जरूर कभी
आंकड़ा को हमको बताना पड़ते। इस मुठभेड़ में हमने 32 माओवादी को मार गिराया करके, मतलब एक तो प्रशासनिक एक कार्रवाई है जिसको हमको बोलना पड़ते। हाँ। लेकिन इस बात को बोलते समय बहुत ज़्यादा खुशी होते नहीं है। जो मृत्यु तो किसी का भी जान चला जा रहा है वो तकलीफ बात ही है। लेकिन ये क्या करें, मतलब एक आमने सामने की लड़ाई में जैसा ये हमने कभी माओवादी ने सुरक्षा बल के ऊपर हमला करते तब जवाबी कार्रवाई में हम रिटेलिएशन करते। सबसे पहले पुलिस जाकर किसी के ऊपर गोली नहीं चलाते हैं। ये तो संविधान ने एक अधिकार दिया है। तब आप जंगल में जा रहा क्षेत्र की जनता की जान माल रक्षा करने के लिए यदि आपके ऊपर कोई हमला होते आप जवाबी कार्रवाई करते। उस समय भी यदि माओवादी ने मतलब बीच मुठभेड़ में भी हथियार डालकर यदि सामने आ जाते, कई ऐसा उदाहरण भी है जहाँ घायल माओवादियों को पुलिस के एम्बुलेंस में लेकर आया है, उनका जवान ने खून दिया, उनको जान बचाता, ऐसा भी अनेक उदाहरण है। लेकिन कोई दंतेवाड़ा में एसपी थे तो उन्होंने भी जी लेकिन कोई सिर्फ हिंसा का बात को समझते, हिंसा का भाषा ही बोलते, फिर हमारा भी जवाबी कार्रवाई वैसी होना पड़ते। नहीं तो फिर हमारे जवान को नुकसान होते, हमारे नागरिक को तकलीफ उठाना पड़ते। इसलिए किसी का माओवादियों का टॉप लेवल कैडर से लेकर नीचे लेवल का कैडर्स का कभी बड़ी बड़ी संख्या में उनका डेड बॉडीज आते हैं, उस बात को लेकर कभी मन में खुशी नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन ये एक प्रोफेशनल जो कार्रवाई है, एक संवैधानिक तौर हम काम करते हैं, उसमें ये सब प्रेस मैनेज होते। हम वो भी समय देकर मतलब 76 जवान को जो शहादत है, हमारा ऐसा विनोद चौबे साहब है जो एसपी राजन, उनका शहादत भी देखा है। आकाश राव गिरिपुंजा का शहादत भी देखा है। कई ऐसा ग्रामीण महिला 3 महिला नारायणपुर में गए थे महुआ बीने के लिए, एक ही आईडी ब्लास्ट में तीनों का उड़ गए थे। फिर एराबोर में 6 महीने के बच्चे को भी माओवादी ने आग में डाल दिया। इस प्रकार अनेक ऐसा घटनाक्रम देखा, सब दर्द देते, तकलीफ देते। लेकिन इस बात को लेकर अभी एक संतुष्टि है, आने वाले समय में इस प्रकार का कोई खून खराबा हमको देखने नहीं मिलेगा, सुनने का नहीं मिलेगा। बस्तर में शांति आ गई है, वो शांति और स्थायी रूप से आने वाले समय में मजबूती से आगे बढ़ेगा। सर, अब क्या लगता है आने वाला समय आप कैसे देख रहे हैं बस्तर को लेकर? काफ़ी बड़ी बलिदान के बाद, काफ़ी शहादत के बाद बस्तर क्षेत्र के लिए एक स्थायी शांति, एक विकास का उम्मीद मिला है। और आने वाला समय में सबके एक संयुक्त जिम्मेदारी है इस स्थायी शांति को, विकास को आगे मजबूती से ले जाने का। और समाज परिपक्व हो गई है और मैं आशा करते हैं मतलब पुनः किसी प्रकार का कोई हिंसात्मक गतिविधि के लिए बस्तर में स्थान नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जो लगभग 2 पीढ़ी इसका तकलीफ को उठाया है, 2 पीढ़ी बर्बाद होगी जो इस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि कारण से। और इस बात को समझकर आने वाला युवा पीढ़ी और समाज के वरिष्ठ सबने मिलकर एक सही रास्ते में बस्तर को आगे ले जाएगा। और बस्तर आने वाले समय के लिए प्रगति और एक विश्वास का एक खूबसूरत संगम हमको देखने के लिए मिलेगा। सर, जैसे कई बार हम इस पे बात करते हैं कि बस्तर में अब शांति आ गई है, कई बार मेरे मन में ये भी बात आई कि शांति क्या है। जैसे मैं किसी से बात कर रहा था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, रायपुर में जो क्राइम का रेशियो तो खैर यहाँ से ज़्यादा है, घनत्व वहाँ पे तो वहाँ ज़्यादा ही होगा, लेकिन वहाँ टाइप ऑफ क्राइम्स जो हैं वो भी ज़्यादा हैं। उसमें बहुत सारे क्राइम हैं जो हमारे बस्तर में नहीं होते। जैसे सुकमा के इलाके में ले लें या बीजापुर के इलाके में ले लें, साइबर फ्रॉड हो जाए, छेड़छाड़ हो जाए, अब थोड़ी सी रेप की घटनाएं थोड़ी बहुत आ रही हैं, मारपीट हो जाए या डकैती हो जाए, इस तरह की घटनाएं तो राजधानी में ज़्यादा होती हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये घटनाएं यहाँ पे बढ़ रही हैं, इस तरह के मामले बढ़कर आ रहे हैं। तो क्या इन घटनाओं के बावजूद भी हम बस्तर को मानेंगे कि शांत है? देखिए, जैसा कुछ क्राइम्स है, एक सोशल क्राइम होते हैं, सोशल क्राइम, जैसा कुछ एक इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं, जैसा वो समाज में जैसा एक लक्ष्य तो हमेशा रहते हैं, मतलब क्राइम फ्री सोसाइटी है जो हर इकाई का पुलिस का, यदि बॉम्बे पुलिस से भी आप पूछेगा, चेन्नई पुलिस से पूछेगा या रायपुर पुलिस से पूछेगा, दिल्ली पुलिस से किसी भी पूछेगा, सबका इरादा वही रहते हमारा इलाका में किसी प्रकार का अपराध घटित ना हो, क्राइम फ्री सोसाइटी रह करके। ये तो लक्ष्य सबका रहते, लेकिन प्रैक्टिकली वो अचीव करने का काफ़ी मेहनत भी होते, लेकिन 100% कभी हम क्लेम करने की स्थिति में पता नहीं कब पहुंच पाएगा। मतलब हमारा सोसाइटी में किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं होते। दुनिया में ऐसा एक आध कंट्री को मतलब बोला जाता है, फिनलैंड को बोला जाता है, नॉर्वे को बोला जाता है, मतलब जहाँ पर क्राइम बिल्कुल नहीं है, 0 के लगभग बराबर क्राइम रेट है करके। लेकिन ये सभी इलाके में, दुनिया के सभी क्षेत्रों में ऐसा होना
कितना संभव नहीं संभव आने वाला समय भी बता पाएगा, जी। लेकिन पुलिस का कोशिश ये रहते मतलब अपने समाज में किसी प्रकार का घटना ना हो, यदि बाई चांस घटित हो जाते उसको आरोपी को सजा मिले ताकि न्याय बना रहे, पीड़ित को न्याय मिले। इस प्रकार के एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बोलते हैं वो उसको हम एस्टेब्लिश करने के लिए पूरा कोशिश होते हैं। लेकिन जैसा बस्तर में अभी भी उस प्रकार के जो क्राइम्स का जो परिस्थिति नहीं है और पुलिस का आने वाले समय में कोशिश ये रहेगा, अभी ऑपरेशनल ड्यूटी लगभग पूर्ण हो गई है, आने वाले समय में हमको बेसिक पुलिसिंग में फोकस करना है। उसी के लिए हमारा जो बल सदस्य को रीओरिएंट करना पड़ेगा, उनको रीट्रेन करना पड़ेगा, वो सब कार्रवाई भी अभी प्रारंभ होने वाला जल्दी, ताकि हमारा क्षेत्र के पुलिस मतलब इन सब विषय को लेकर भी थोड़ा सजग रहकर आगे अपना काम कर सकता है। सर आपसे बातचीत जितनी की जाए तो सवालों का पिटारा तो उतना खुलता ही जाएगा, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि ये एक ऐतिहासिक काम तो हुआ है कि बस्तर से वो माओवाद जिसको कोई सोच ही नहीं पा रहा था खत्म हुआ और उसमें वो समय वो गोल्डन चांस आपको मिला। आप खुद में क्या सोचते हैं इसको लेकर, अपने लिए कितना प्राउड फील करते हैं आप इसको लेकर, क्या मन में विचार आता है? एक विद्यार्थी रहा, मतलब एक कृषक परिवार के एक सदस्य रहे, उस समय मन में कभी ये सोचा नहीं है किसी दिन मुझे भी वर्दी पहनने के एक अवसर मिलेगा, कोई आईपीएस ऑफिसर बनकर किसी दूसरा क्षेत्र में जाकर अपना सेवा देने के लिए मौका मिला। कभी सपना में भी हमने सोचा नहीं है, लेकिन परिजन का आशीर्वाद रहा, सबके सहयोग रहा, माँ दंतेश्वरी ईश्वर का सबका आशीर्वाद रहा और आज हम बस्तर में बैठकर ये परिस्थिति को देखने के लिए मिल रहा है, उसमें एक छोटा भागीदारी निभाने के लिए एक मौका मिला और एक साक्षी बनने के लिए भी एक अवसर मिला है। बस्तर का हिंसात्मक जो इतिहास है वो समाप्त हो चुकी है और बस्तर आने वाले समय एक विश्वास और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका एक साक्षी बनने के लिए अवसर मिला। बिल्कुल सबकी कृपा ही बोल सकता है और इस बात को लेकर एक संतुष्टि है, लेकिन साथ साथ हमारे कई साथी को हमने इस सफ़र में खो लिया है जो हमारे साथ काम किया है, जो हमारा अधिकारी बल सदस्य सैकड़ों की संख्या में। कई ऐसा कार्यक्रम में मुझे जाने का एक परिस्थिति बन गए थे जो जवानों का अंतिम सलामी है, जैसा 76 जवानों को अंतिम सलामी भी दी जा रही है। उस समय दंतेवाड़ा में घटना हुआ, लेकिन मैं बस्तर एसपी थे, सभी अंतिम सलामी की कार्रवाई इधर ही हो रहे थे, वो भी परिस्थिति मैंने देखा है। और लगभग अनेक बड़ी बड़ी सभी वारदात में, जैसे विनोद चौबे साहब की घटना के समय में कवर्धा के एसपी थे, मैं तुरंत फिर राजनांदगांव को पहुंचा थे और आकाश राव गिरिपुंचे का घटना, इस प्रकार के सभी अधिकतम घटना में मुझे जाकर मतलब अंतिम सलामी देना पड़ा। वो सब एक इमोशनल मोमेंट्स रहा, लेकिन उन सब की कुर्बानी को कहीं वेस्ट नहीं होना दिया। मतलब शासन हमेशा बोलते हैं हमारा जवानों का बल सदस्य का कुर्बानी हम वेस्ट नहीं होना दे करके उसी वचन के साथ काम किया। और अभी उन सबको नमन करते हुए जो सभी शहीदों का क्षेत्र की जनप्रतिनिधि, जनता, पत्रकार साथी कई ने अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया, सबको नमन करते हुए मतलब उस एक बलिदान की रास्ते पर, उसी ताकत पर हम आगे बढ़ते बढ़ते आज हम एक सकारात्मक परिस्थिति को देख रहे हैं। इस बात को लेकर मन में एक संतुष्टि है और आने वाला समय बस्तर के लिए अच्छा रहे, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। जी ठीक है। वो मतलब सर ने जो बताया कि एग्रीकल्चर की पढ़ाई की और ग्राम विस्तार अधिकारी बनने का मन में ख्वाब था कि बन जाएंगे, खेती किसानी संभालेंगे, पता ही नहीं था। आजकल इंस्टाग्राम पे एक रील आती है, मैं अपने लिए भी बोलता हूँ कि आगे का क्या प्लान है, तो बोलते हैं कि मैं तो यहाँ तक भी बिना प्लान के ही आया हूँ। तो आगे जैसा होगा देखते जाएंगे। सुंदरराज सर हैं और जैसे इनका नाम है सुंदरराज, तो ये बिल्कुल सुंदर है बातचीत में, व्यवहार में, और इतनी देर के बातचीत में आपको भी नहीं, हालांकि अब देश के हर कोने कोने से जो भी लोग जानते हैं पुलिस को, बस्तर को, नक्सल को, तो सुंदरराज सर को जानते ही जानते हैं, आपके व्यवहार को भी जानते हैं। मेरे को लगा आज एक थोड़ी लंबी बातचीत हो और बहुत प्रोफेशनल ना हो, सिर्फ बाइट पे बात ना हो, आंकड़ों पे बातचीत ना हो, फंसाने वाली बातचीत ना हो, कोई ऐसे सवाल ना हो जिसको सर भी अनकम्फर्टेबल हो जाए जवाब देने में। तो मुझे लगा बहुत नॉर्मल बातचीत में सर को जाने, सर के व्यवहार को जाने, इसलिए लंबी बातचीत की हम। बहुत सारे सवाल हैं, दोबारा फिर और एक आध बार कभी बातचीत आपके प्रयास में लगभग सफल होगी, क्योंकि नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा खुलकर बोलते नहीं है, जो एक प्रोफेशनल एक सीमा रहते हैं, और जैसे इस कार्य में मतलब वो सीमा के तहत काम करने का आवश्यकता भी है, एक मर्यादा भी रहते हैं। लेकिन कई विषय आप जैसा
मेरा पारिवारिक जीवन से लेकर जो विद्यार्थी जीवन से लेकर कई विषय को आपने बाहर निकल कर आने की कोशिश किया। मैंने भी पूरा जितना ईमानदारी से जवाब दे सकता पूरा दिया। हो सकता है उससे कुछ स्थानीय युवाओं का जो आपके दर्शक है जो देख रहे थे उनको एक प्रेरणा मिल सकता है। उसी आशा के साथ ही मैं ये पूरा बात को बोले थे, मतलब यदि किसी के जीवन में ऐसा कोई एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा आपकी कार्यक्रम के माध्यम से, आपकी इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल संतुष्टि होगा। साथ में मैं अपना क्षेत्र की जनता को जो गोंडी भाषा में भी एक संदेश देना चाहूँगा। जरूर। अरे वाह, मतलब सर के मुंह से गोंडी भाषा जी, क्योंकि गोंडी भाषा और तमिल भाषा में काफ़ी सिमिलरिटी भी है। जैसा हम तमिल में जैसा 1 2 3 को 1 2 3 4 बोलते हैं, गोंडी में भी 1 2 3 4 ऐसा बोलते हैं, जो द्रविडियन लैंग्वेज का ओरिजिन है। जैसा खान पान में भी जैसे इधर के जो गोंडी कल्चर में और हमारा कल्चर में काफ़ी सिमिलरिटी है। जैसा गोंडी भाषा तो पूरा समझ नहीं पाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि कोई भी भाषा को 100% समझना बोलना थोड़ा काफ़ी मेहनत लगते हैं, लेकिन इतना साल से मतलब थोड़ा बहुत समझने के लिए कोशिश किया और 1 2 संदेश मतलब गोंडी भाषा में दे सकता है। मैं आज के इसका मौका का अवसर लेते हुए मैं गोंडी भाषा में एक संदेश भी देने चाहूँगा। बस्तरता निलकेना शांति सुरक्षा आड़ विकास जिम्मेदारी मनवा सोबे तोरमंता मनवा कोचिस पक्का सफलता और बस्तरता निलता पुनः पहचान दोरकिता। जय जोहार, जय बस्तर। मैं बस्तर टाकीज के सभी दर्शक को ये भी आमंत्रित करना चाहूँगा, बस्तर क्षेत्र के परिस्थिति अभी काफ़ी सकारात्मक रूप से परिवर्तन हो गई है। बस्तर की स्थायी शांति, स्थायी सुरक्षा और विकास को देखने के लिए, महसूस करने के लिए इधर का प्राकृतिक सौंदर्यता है, इधर का सांस्कृतिक विरासत है, इन सबको भी देखने महसूस करने के लिए आप सबको बस्तर आना होगा। मैं पुनः आप सबको बस्तर आमंत्रित करते हैं। जय बस्तर, जय जोहार, जय हिंद। तो ये हमारे बस्तर आईजी सर हैं जो इतना लंबा समय यहाँ बस्तर में बिता चुके हैं, बस्तर की मिट्टी में इतना रच बस गए हैं कि वो गोंडी जो मैं यहाँ पैदा होकर नहीं सीख पाया, उस गोंडी में सर ने अपना जो आखिरी संबोधन दिया और बस्तर के आदिवासियों के साथ साथ बस्तर के बाहरी लोगों को आमंत्रित भी किया कि अब वो बस्तर को आप देखने आना चाहिए, जो बस्तर अब पूरी तरह से बदल गया है। गोंडी में मैसेज देने का मुझे लगता है ये सर का उद्देश्य रहा होगा कि जो बस्तर के आदिवासी हैं, जो बस्तर टॉकीज़ के दर्शक हैं, अंदर अबूझमाड़ के दर्शक जो गोंडी बोलते हैं, गोंडी देखते हैं, वो भी समझें कि बस्तर के जो इस पूरे ऑपरेशन को ख़त्म करने वाले, संभालने वाले अधिकारी, वो उनसे किस तरह से कनेक्ट हैं कि उनकी भाषा में उन्हें एक जवाब, एक संदेश देना चाह रहे हैं। बहुत खूबसूरत कोशिश थी सर आपकी गोंडी में बोलने की। मैं आपसे पर्सनली इस बात से प्रभावित हूँ कि अगर आदमी चाहे तो सीख सकता है। मैं कोशिश ही नहीं किया लगता आज तक। नहीं, सबका आशीर्वाद सहयोग हमेशा रहा। पुनः सबको धन्यवाद जी। तो बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो सर से ये लंबी बातचीत है, लंबी बातचीत में आप जान पाएंगे उस अधिकारी को जो सोचो कभी किसानों के अधिकारी बनना चाहते थे, पुलिस के अधिकारी बन गए, किसान के बेटे थे, लेकिन उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। आईजी बहुत हैं बस्तर देश में कई, लेकिन सुंदरराज साहब इकलौते ऐसे पर्सन हमेशा के लिए दर्ज किए जाएंगे जिन्होंने 4 दशक के इस माओवाद को ख़त्म करने में अपनी बार बार उन्होंने कहा मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी मिली थी। ये भी इनका बड़प्पन है। मुझे पता है कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, एक छोटी सी चूक और पूरे देश में आप टारगेट में आ सकते थे, लेकिन बहुत बारीकी से, बिना धैर्य को खोए, बहुत संवेदनशीलता के साथ इन्होंने जो ऑपरेशन करवाए, जो सफलता अर्जित की, हासिल की, आज उस पर मुझे लगता है देश को और सभी को गर्व है। हर आदिवासी को गर्व होगा जो अब बेहतर जीवन जीना चाहता होगा, जो जीना चाहता है। मुझे पता है, कल ही मैं कुतुल से लौटा हूँ तो मैंने देखा है कि लोगों की सोच किस तरह से बदली है। ये बातचीत बहुत लंबी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि और भी लोगों को जानना चाहिए उस अधिकारी को जिसने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है, लेकिन मानता नहीं है, बोलते हैं कि छोटी सी जिम्मेदारी थी, तो इसे शेयर कीजिएगा। बाकी बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, ये आपका निजी फैसला ही मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। धन्यवाद।